कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो इंपीरियल एकेडमी की ट्रायल्स देने पहुंच चुका है। किन्मो ने यहाँ पर नोटिस किया कि इंपीरियल एकेडमी में फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाता, जिनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे उन्हें प्रेफरेंस दिया जा रहा था। मगर किन्मो अपने टैलेंट के दम पर सभी ट्रायल्स को पास कर लेता है। आखिरी ट्रायल में तो उसने बड़ा ही गजब का इम्प्रेशन जमाया, जिसे देख एम्परर यान फेंग भी खुश हो गए। वो किन्मो के टैलेंट और उसकी हीलिंग एबिलिटीज पर गौर फरमाते हुए उसे इंपीरियल प्रोटेज का टाइटल दे देते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक उसी सीन से होती है जहाँ पर किन्मो इंपीरियल एडवाइजर की तारीफ होके पुल बांध रहा था। तभी पैट्रियार्क उसे बताते हैं कि कुछ सालों पहले इंपीरियल एडवाइजर मेरे पास गाइडेंस के लिए आए थे। मैं तो उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी एबिलिटीज बस कुछ ही टाइम बाद मुझे भी सरपास कर देगी, इसलिए मुझे उसे डिसाइपल बनाने की आइडिया ड्रॉप करनी पड़ गई। खैर, तुम्हारे हिसाब से यांगकांग नेशन राइज करेगा और बाकी की सभी सेक्ट उसके सामने हार जाएंगे, जिनमें हमारा हेवन डीमन सेक्ट भी शामिल होगा। अगर एडवाइजर ने सभी सेक्ट को वाइप आउट करने का फैसला लिया और हमारा हेवनली डीमन सेक्ट भी खतरे में पड़ गया, तो बताओ फिर हमने सर्वाइवल के लिए क्या करना चाहिए। जिस पर किन्मो कह रहा था कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हमारे सेक्ट को नेशन में तब्दील कर दो, जो कि यांगकांग से काफी ज्यादा दूरी पर होगा, ताकि यांगकांग चाहकर भी हमारे नेशन पर अटैक न कर पाए। मगर हमारे 360 हॉल्स कॉमन लोगों के साथ डीपली कनेक्टेड है। अगर हमने यांगकांग को छोड़ दिया तो हमारे सेक्ट का फाउंडेशन ही तबाह हो जाएगा। जो सुनकर पैट्रियार्क ने उसे उनका दूसरा ऑप्शन पूछा, जिस पर किन्मो कहता है कि हमें यांगकांग के साथ अलाइन होना पड़ेगा। उनके साथ जुड़ने से हमारी सर्वाइवल का चांस है। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क उस पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुम हमारे हेवनली डीमन सेक्ट के यंग सेक्ट लीडर होकर भी हमारी सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तुम्हारी ये सब सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई। उनके गुस्से से ही वहाँ बहने वाली नदी पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी। वो कहते, मैंने तो तुम्हारी इस बात पर सीधे तुम्हारा सिर ही कलम कर देना चाहिए। जिस पर किन्मो उनसे कहने लगा कि बस एक बात मुझे ऑनेस्टली बताना, क्या कभी आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया। जिस पर पैट्रियार्क शांत होते हुए कहने लगे कि हाँ, आया तो था। जो सुनकर किन्मो को भी हंसी आने लगी। पैट्रियार्क कहते, ठीक है सेक्ट लीडर, फिलहाल के लिए तुम्हारा सिर सही सलामत है, अब आगे बोलते जाओ। तभी किन्मो कहता है, पैट्रियार्क क्या आपको पता है इंपीरियल एकेडमी में कितने स्कॉलर्स कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस पर पैट्रियार्क ने जवाब दिया 10%। तो किन्मो उनसे एक और सवाल पूछता है कि मुझे ये बताइए, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस पर वो कहने लगे टोटल 72%। जिस पर किन्मो कहता है एग्जैक्टली, और यही तो यांगकांग का असली प्रॉब्लम है। 200 सालों में यहाँ आने वाला हर एक बंदा ग्रेट फैमिली से बिलोंग करेगा, जिनमें से एक भी स्कॉलर कॉमन फैमिली से नहीं होगा। यहाँ के गरीब लोग और गरीब होते जाएंगे और ग्रेट फैमिलीज और भी ज्यादा रईस होगी। फिर एक न एक दिन पब्लिक का गुस्सा ज्वालामुखी बन के यांगकांग पर फट जाएगा और उस वक्त हम इस दुनिया के सभी कॉमन लोगों को यूनाइट करेंगे। हमारे इस ट्रेंड को तो कोई रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, हम बनेंगे अनस्टॉपेबल। अब किन्मो अपने लजीज ख्याली पुलाव में खोया हुआ था कि तभी पैट्रियार्क ने उसके पुलाव में ढेर सारा नमक मिला दिया। वो कहते, क्या कहा तुमने, क्या तुम यहाँ पर बगावत करना चाहती हो। तुम तो अपने साथ साथ हमारे हेवनली डीमन सेक्ट को भी मिट्टी में मिला दोगे, और ऐसे वाहियात ख्याल के लिए ही मैं तुम्हारी गर्दन उड़ाने वाला हूँ। तो किन्मो तुरंत ही उनके हाथ पर अपना गला रखते हुए कहने लगा कि चलिए एक बार की काट ही दीजिए, पता नहीं कब तक मजाक करने वाले हो। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क की हंसी छूट गई। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम 200 साल लगाकर हमारे हेवनली डीमन सेक्ट को यांगकांग जैसे एक नेशन में तब्दील करना चाहते हो, लेकिन फिर उसके आगे की 200 सालों का क्या होगा। लोग तो हमारे हेवनली डीमन सेक्ट को हटा देंगे। जिस पर किन्मो कहता है, पैट्रियार्क अब आप ही इस पर कोई सलाह दीजिए। जिस पर पैट्रियार्क कहते हैं कि अगर सच बताओ तो मैं भी नहीं जानता कि 200 सालों बाद क्या होगा, ये तो मैं देख भी नहीं सकता, लेकिन मेरी सोच तुमसे थोड़ी सी अलग है। हमारा द वे ऑफ सेंट लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा है। जब इंपीरियल एडवाइजर राइज हो रहा था तब मैंने उसके एम्बिशंस को रिकॉग्नाइज किया। वो मेरे पास गाइडेंस के लिए आया था, तो मैंने उसे हमारा द वे ऑफ सेंट बता दिया और आज उसी को फॉलो कर रहा है। जिस पर किन्मो कह रहा था कि आपने एडवाइजर को सलाह इसलिए दी क्योंकि आप यांगकांग नेशन के फ्यूचर को शेप देना चाहते थे, ताकि यांगकांग नेशन हमारे हेवनली डीमन सेक्ट का प्रतिबिंब बन जाए, उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन। अगर यांगकांग नेशन द वे ऑफ सेंट को पूरी तरह से कॉपी करेगा तो वही हमारा
हेवनली डीमन सेक्ट बन जाएगा। आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। मेरे ख्याल से आप खुद भी एक सेंट है, जिस पर वो कहते ना मैं कभी सेंट नहीं बन पाऊंगा और ना ही इंपीरियल एडवाइजर बनेगा। जैसा कि तुमने बताया था कि 200 सालों बाद ग्रेट फैमिली सारी पावर को होल्ड करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑलरेडी अपने मकसद में फेल हो चुका हूँ। इसलिए अभी जिम्मेदारी में तुम पर सौंपना चाहता हूँ। इंपीरियल एडवाइजर हेवनली डीमन सेक्ट को बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि उसे कंट्रोल करना चाहेगा और तब तुम इसी मौके का फायदा उठाओगे। किन्मो देखता है कि ये सारी बातें करते हुए पैट्रियार्क उनके लिए खाना पका रहे हैं। वो कहते हैं किन्मो तुम काफी ज्यादा यंग हो, इसलिए एडवाइजर को ये लगेगा कि वो तुम्हें आसानी से अपने कंट्रोल में रख सकता है। अगर वो हमारी द वे ऑफ सेंट को मैनेज कर ले तो उसके हाथों कंट्रोल होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो फिर तुम उसे खत्म करके उसकी जगह लोगे। सो ये था पैट्रियार्क का असली प्लान। वो किसी भी कीमत पर अपने हेवनली डीमन सेक्ट को कुर्बान नहीं होने देंगे। एक तो यांगकांग उनकी परछाई बनेगा या फिर यांगकांग पर हेवनली डीमन सेक्ट अपना कंट्रोल हासिल करेगा। अब यहाँ पर किन्मो ने कैच की हुई मछलियों के बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो बताने लगे कि इस रिवर में 9 ड्रैगन्स की ची पावर इकट्ठा होती है, तो यहाँ मौजूद हर एक फिश में तुम्हें वो ची पावर मिल सकती है। इसलिए तो इन्हें 9 ड्रैगन क्रूशियन का भी कहा जाता। इनमें तुम्हें सिर्फ बोन ही ज्यादा मिलेगी, इसलिए तुम इनसे बस सूप ही बना सकते हो, मगर ये सूप इतना डिलीशियस है कि मजा ही आ जाएगा। तो अब किन्मो भी इस सूप को एंजॉय करने लगा। पैट्रियार्क कहते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि आखिर मैंने इस यांगकांग नेशन को ज्वाइन क्यों किया। खैर इसका जवाब है कि मैं इसे सर्व करना चाहता हूँ। मेरा जितना भी नॉलेज है वो इस दुनिया के काम आ जाए। मैं तो एक नई एरा को भी विटनेस करना चाहता था, मगर तब तक शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मगर कोई बात नहीं, मेरी जगह तुम ही इस एरा को विटनेस करोगे। जैसे कि ये चिड़िया, ये बस थोड़ी ऊंचाई से बदलाव देख सकती, लेकिन एक बाज ऊंचाइयों में फ्लाई करते हुए पूरी दुनिया को एज ए हंटिंग ग्राउंड देख सकता है। तुम इतने यंग होकर भी 200 सालों तक का फ्यूचर समझ पा रहे, इसी से समझ आता कि तुम एक क्वालिफाइड लीडर हो। किन्मो तुमने मेरी टेस्ट पास कर ली। कुछ ही महीनों बाद मैं अपनी पोजीशन से इस्तीफा देकर हेवनली डीमन सेक्ट चला जाऊंगा। वहाँ पर मुझे तुम्हारे असेंशन की सेरेमनी की तैयारियां करनी है। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने सेक्ट लीडर बनता हुआ देखना चाहता हूँ। जिस पर किन्मो कह रहा था पैट्रियार्क मैं हेवनली डीमन सेक्ट के ऐसे रूल्स को जानता हूँ जो कि कहीं पर लिखा नहीं, लेकिन वो हमारे सेक्ट में मौजूद है। रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी बंदा अपने सेक्ट लीडर को खत्म कर दे वो सेक्ट का नया लीडर बनेगा। और मैं तो फिलहाल 5 ल्यूमिनरीज realm पर हूँ। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि मुझे मारकर मेरी पोजीशन को हथियाना चाहेंगे। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि जब तक मैं हूँ किसी में इतना दम नहीं कि तुम्हें हाथ भी लगाए। यहाँ पर वो किन्मो के कंधे पर हाथ रख के उसे समझा रहे थे कि अब तुमने खुद को भी पुश करना चाहिए ताकि किसी में इतना दम ना हो कि तुम्हें छू भी पाए। यहाँ पर किन्मो ने पैट्रियार्क के हाथ को देखा जो कि उनकी असली उम्र को शो कर रहा था। तो किन्मो कहने लगा कि आपने तो कहा था कि आपके पास 7 सालों का वक्त है। जिस पर पैट्रियार्क बताते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं और ना ही तुम्हारे पास है। तुम अगर हेवनली डीमन सेक्ट को सही राह दिखा पाओ और सभी डिसाइपल्स का दिल जीत लो, तब कोई तुम्हें मारने का नहीं सोचेगा और ना ही इस बारे में सोचने की हिम्मत दिखाएगा। तुम्हें तो उनका होली लीडर बनना है। यहाँ पर वो कह रहे थे कि अब वो जमाना नहीं रहा जहाँ पर कोई एक बंदा पूरी दुनिया को डोमिनेट करे। एक या दो एंसेस्ट्रल टीचिंग के भरोसे रहना सही नहीं, तुम्हें नए दौर को अपनाना होगा। तुम्हें हमेशा अपने कंपटीटर्स को फेस करना है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। जिसके बाद पैट्रियार्क वापस अपने रेसिडेंस में आ चुके थे, जहाँ पर एल्डर उन्हें बताते हैं कि सीक्रेट लेडी आपसे मिलना चाहती है, मगर पैट्रियार्क ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहते हैं कि मेरे माइंड में ऑलरेडी कोई है जो सीक्रेट सेक्ट लीडर की पोजीशन संभालेगा, इसलिए उसे यहाँ से वापस भेज दो। वेले बंदी कोई और नहीं बल्कि सी थी। वो वहाँ से वापस लौटते हुए कहने लगी कि अभी तक तो असेंशन सेरेमनी शुरू भी नहीं हुई। अगर ये सीक्रेट लेडी नए लीडर से बेहतर है तो आप लोगों ने लीडर की पोजीशन उसी के हवाले करनी चाहिए। यहाँ पर वो खुद के बारे में बात कर रही थी, मैं भी आगे चलकर किन्मो को चैलेंज करे। वहीं दूसरी तरफ किन्मो अभी भी फ्लावर लेन में लोगों का इलाज कर रहा था और तब तक हुलिंग ने अपनी बैग पैक कर ली। वो कहती सर बताए फिर हम इंपीरियल एकेडमी कब शिफ्ट होने वाले हैं। जिस पर किन्मो कह रहा था कि वहाँ की क्लासेस 2 दिनों बाद शुरू होंगे, तब तक मैं यहीं पर रुक के इन पेशेंट्स को ट्रीट करूंगा। और उतने में एक सिपाही अपने साथी को लेकर किन्मो के पास पहुँच गया।
वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज इसे बचा लीजिए। जब ये बैटल फील्ड पर था तभी हॉर्न आर्मी ने इस पर मिरर फ्लैश किया और तभी से इसकी तबीयत बस दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। हमारे जनरल नहीं चाहते थे कि ये मारा जाए तो उन्होंने इसे बॉर्डर से सीधा कैपिटल भेजा, जिस पर किन्मो कह रहा था कि मुझे अफसोस है मगर तुम्हारा दोस्त ऑलरेडी मर चुका। जिस पर वो बंदा इमोशनल होकर कहने लगा कि आप ऐसा कैसे कह सकते, इसकी सांसें तो अभी भी चल रही हैं। तो किन्मो बताता है कि हाँ बस इसकी सांसें चल रही, दरअसल इसकी बॉडी पर बारबेरियन नेशन ने वुडू का मैजिक किया था। वो पॉइजन उसकी सोल को अफेक्ट कर चुका है, इसलिए मैं चाहकर भी इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। मगर किन्मो ने उस बंदे को प्योर यांग इंसेक्ट रिफाइनिंग पिल का प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। वो कहता है कि आगे चलकर अगर कोई भी वुडू से अफेक्ट हो जाए तब इस पिल को लेने से वो ठीक हो जाएगा, उन सिपाहियों की जान बच जाएगी। जो सुनते साथ ही वो सोल्जर रोते हुए किन्मो के सामने अपना सिर पटकने लगा तो किन्मो तुरंत ही जाकर उसे संभाल लेता है। अब उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद प्रिंसेस यूजी वहाँ पर पहुँच गई। वो बताती है कि ये किंगमैन पास का सिपाही था जो कि फिलहाल बारबेरियन नेशन के साथ जंग में बिजी है। तुम्हारे इस पिल की वजह से हजारों सोल्जर्स की जान बच जाएगी, उसके लिए शुक्रिया। तभी किन्मो से कहता है अरे गोलू गोलू तुम तो इस कॉस्ट्यूम में गजब लगती हो यार, खैर बताओ यहाँ पर आना कैसे हुआ। जिस पर यूजी उसे बताने लगे कि हमारी एक एल्डर न जाने कितने ही सालों से बिस्तर में पड़ी है, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। हमने उन्हें न जाने कितने ही सारे हीलर्स को दिखा दिया मगर कोई उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा, इसलिए वो तुमसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पर किन्मो सोच में पड़ गया कि आखिर एल्डर है कौन, इसलिए उससे पूछ रहा था कि कहीं हमारे एम्परर बीमार तो नहीं हो गए। लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें देखा था तब तो पूरी तरह से ठीक थे। जिस पर यूजी कहती कि मेरी ग्रैंड मदर काफी ज्यादा बीमार है, यानी कि हमारे एम्परर की मदर। क्या तुम्हें पता है मेरे फादर ने तुम्हें विजन मिरर इलीगली क्रॉस करने पर भी पनिश क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि तुम उनकी मदर को ठीक कर पाओगे। तो किन्मो थोड़ा सा परेशान होकर पूछने लगा कि अगर मैं इसमें फेल हुआ तो क्या होगा। जिस पर यूजी कहती है कि फिर तो मेरे फादर भी तुम्हारी गर्दन कटने से नहीं बचा सकते। और यहाँ पर यूजी काफी ज्यादा सीरियस थी। जिसके बाद हमें राजमाता के कमरे का सीन दिखाया गया, वहाँ पर ढेर सारे हीलर्स थे। तभी किन्मो ने जाकर उन्हें ग्रीट किया मगर वो लोग तो किन्मो को वहाँ देख बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके हिसाब से किन्मो इतना यंग है कि वो ठीक से मेडिसिन की बुक भी नहीं पढ़ पाता होगा, इसलिए वो कहने लगे कि हम मदर इम्प्रेस को इस बच्चे के हवाले नहीं कर सकते। अब यूजी उन्हें कोई जवाब दे पाई इससे पहले ही मदर इम्प्रेस कहने लगी कि हीलर शाओ ने भी इस बच्चे के बारे में यही कहा था और फिर वो मारा गया। जिसके बाद वो किन्मो से कहती कि चलो इन्हें अपनी एबिलिटीज दिखा दो। तो किन्मो अपने ग्रैंड टूम के धागे का यूज करते हुए उनकी पल्स को चेक करने लगा। यहाँ पर किन्मो को काफी ज्यादा अजीब सी आवाजें आ रही थी तो किन्मो ने उनके ब्लड को अपनी हेवनली आईज से चेक किया। यहाँ पर किन्मो को एक इंसेक्ट नजर आता है तो तुरंत ही यूजी को बताने लगा कि मदर इम्प्रेस को तो किसी ने पॉइजन किया है, इसे कहा जाता है 1000 फोल्ड वेनम। जो सुनते साथ ही सभी लोग शॉक हो गए। किन्मो बता रहा था कि इस पॉइजन को 1023 पॉइजनस सब्सटेंसेस का यूज करके बनाया गया है, यानी कि इनकी बॉडी में फिलहाल 1023 तरह के अलग अलग जानलेवा पॉइजन्स मौजूद हैं। अगर तुमने किसी एक पॉइजन को क्योर किया तो उसका एंटीडोट दूसरे पॉइजन के साथ मर्ज होकर एक नए पॉइजन को ट्रिगर कर रहा, यानी कि तुम जितना ज्यादा इसे क्योर करोगे उतना ही ये पॉइजन और भी बढ़ता जाएगा। यूजी कहती है कि शायद इसी वजह से हमारे इंपीरियल फिजिशियंस फेल हो गए, उनकी हर एक रेमेडी एक नया पॉइजन बनाती गई। उतने में ही मदर इम्प्रेस किन्मो से पूछने लगी कि बताओ तुम्हें इस पॉइजन के बारे में कैसे पता चला। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरी फैमिली के एल्डर ने मुझे इस बारे में बताया था। जो सुनते साथ ही इम्प्रेस इस एल्डर के बारे में और ज्यादा जानकारी पूछने लगी कि वो फिलहाल कहाँ पर हैं। तो किन्मो ने उन्हें बताया कि मेरे ग्रैंडपा फिलहाल ग्रेट डाचू में हैं। और उतने में एक हीलर कहने लगा कि 1000 फोल्ड वेनम को तो जेड फेस पॉइजन किंग ने क्रिएट किया था, आज तक इसे किसी ने देखा भी नहीं, इसी वजह से कोई इस पॉइजन को क्योर भी नहीं कर सकता। प्लीज हमें माफ कर दीजिए कि हम आपको क्योर नहीं कर पाएंगे। इधर किन्मो सोचने लगा कि पॉइजन किंग ने एक खतरनाक पॉइजन क्रिएट किया था मगर ये तो मैंने ग्रैंडपा मास्क के घर पर देखा है। तभी यूजी बताती है कि पॉइजन किंग तो मानो गायब ही हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उनके और उनके डिसाइपल के पीछे कई सारे दुश्मन लगे थे तो पॉइजन किंग गायब हो गए और उनके डिसाइपल ने अपने फेस पर एक स्कार लगाकर वो भी वैनिश हो गया। 200 सालों से पॉइजन किंग की कोई खबर नहीं, लेकिन जब हम ग्रेट डाचू आए थे उस वक्त मैंने उस पॉइजन किंग को देख लिया। किन्मो सोचता है कि शायद ये लोग ग्रैंडपा मास्क की ही बात कर रहे। बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ कि वो हमेशा मास्क लगा के रहते, उनका असली चेहरा तो मैंने भी नहीं देखा। उतने में ही इम्प्रेस उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे क्योर कर पाओगी, मगर किन्मो तो अपनी ही सोच में खोया हुआ था। उसे लगता है कि ग्रैंडपा मास्क ने तो कभी डाचू के बाहर पाँव भी नहीं रखा, फिर वो इन्हें पॉइजन कैसे करेंगे। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं इस पॉइजन को क्योर कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले
मुझे कुछ बातें जाननी होगी। शुरू से लेकर अभी तक आपको कौन से मेडिसिन दिए गए, मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए। साथ ही मुझे 1023 पैलेस के सर्वेंट्स की जरूरत पड़ेगी, 1023 वुडन के बोर्ड्स और 1023 एमराल्ड आइज वाले मेंढक। ये सब सुनकर तो वो सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये लड़का सर्वेंट्स, वुडन की प्लेट्स और मेंढक लाकर पॉइजन को हील कैसे करेगा। जरूर से ये कोई चालबाजी कर रहा। अगर ये पॉइजन को क्योर नहीं कर पाएगा तो यकीनन मारा जाएगा, और क्या पता इसके साथ हमारा भी नंबर लग जाए। उतने में एम्प्रेस ने किन्मो की रिक्वेस्ट को अनुमति दे दी। तो अब इंपीरियल सोल्जर्स ने जंगलों से मेंढक को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वहीं पर 1023 मेड्स ब्लैक एंड व्हाइट वुडन प्लेट्स लेकर जमा हो गई। किन्मो सबको बताता है कि ब्लैक कलर यिन को दर्शाएगा और व्हाइट कलर यांग को, इसलिए अब मैं जिस तरह से आपको कमांड दूंगा आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को बदलते रहना है। तो अब किन्मो ने उन मेड्स की पोजीशन को चेंज करना शुरू कर दिया। कभी वो यिन यांग का कॉम्बिनेशन बनाता तो कभी सिर्फ यिन का। जो देख यूजी कहती है कि ये प्लेट्स हर एक वेनम को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर किन्मो यिन और यांग के फॉर्मूलाज को जोड़कर ये देखना चाहता है कि कौन से मेडिसिन से 1000 फोल्ड वेनम क्योर होगा। इंपीरियल फिजिशियंस भी ये देखकर हैरान था कि ये बच्चा अंकगणित का यूज करके पॉइजन को हटाना चाहता। ये तो इनक्रेडिबल है। अब किन्मो ने अपनी काउंटिंग के साथ उनकी पोजीशंस को चेंज करना शुरू कर दिया। पॉइजन को बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल था। इंपीरियल हीलर कहने लगे कि अगर किन्मो 1023 टॉक्सिन्स में से एक कोर टॉक्सिन को पहचान पाया तो उसे फिर क्योर मिल जाएगा। इसमें बस एक ही ऐसा टॉक्सिन है जो कि बाकी के 1000 पॉइजन को एक्टिवेट रख रहा। अगर उसे ही खत्म किया जाए तो बाकी के अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मगर वो कह रहे थे कि इस बंदे की वाइटल एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं, ये थोड़ी ही देर में फेल हो जाएगा। वहीं पर हम यूजी के चेहरे पर भी परेशानी क्लियरली देख पाते हैं। इधर काफी देर तक प्लेट्स को चेंज किया जा रहा था और फाइनली किन्मो ने असली कल्प्रिट को ढूंढ लिया, जो देखते साथ ही सभी लोगों के होश उड़ गए। अगर इन यांग को प्रॉपर्ली बैलेंस किया जाए तो 1000 फोल्ड वेनम अपने आप न्यूट्रलाइज होगा। वो हीलर्स कह रहे थे कि इस बंदे ने हजारों बदलाव करके क्योर ढूंढा है। इसके स्किल की जितनी तारीफें की जाए वो कम होगी। और अब किन्मो अपना फाइनल प्रिस्क्रिप्शन रेडी करता है, जिसके इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा सिंपल थे। वहीं पर हीलर कहने लगी कि मैं लगभग 100 सालों से मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मगर अभी तक अपनी स्किल्स को ठीक से समझ ही नहीं पाया था। इस यंग जीनियस से मिलने के बाद मुझे पता चला कि मेडिसिन एग्जैक्टली होती क्या है। जिसके बाद वो किन्मो से कहने लगे कि हीलर शाओ की मौत आपके सामने हुई थी, मगर ये तो उनकी खुशनसीबी है। अब यहाँ पर किन्मो ने मेडिसिन को बनाना शुरू कर दिया। एम्प्रेस ये सब ऑब्जर्व कर रही थी, मगर उन्हें अब बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वहीं पर यूजी तो हैरान होकर कहने लगी कि चरवाही, तुझे तो अल्केमी फर्नेस की भी जरूरत नहीं पड़ रही, तुमने तो बिना फर्नेस के इन मेडिसिन को रिफाइन कर लिया। जिस पर हीलर बताने लगे कि इन्होंने अपनी वाइटल एनर्जी से वाटर एंड फायर को ब्लेंड करके मेडिसिन की पावर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये तो ड्रैगन टाइगर सिनर्जी टेक्निक है, जो कि 200 सालों पहले ही लॉस्ट हो गई थी। बाकी के हीलर्स भी इस लेजेंडरी टेक्निक को देखकर हैरान थे। तो किन्मो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम सभी को ये सिखा दूंगा। जो सुनते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। किन्मो सोचता है कि ग्रैंडपा मास्क ने बताया था कि फार्माकोलॉजी ही अल्केमी की मेन चाबी है और टेक्निक तो बस एक सप्लीमेंट। पता नहीं फिर ये लोग टेक्निक पर इतना ध्यान क्यों दे रहे। और अब किन्मो ने रिफाइन की हुई पिल को इम्प्रेस को खिलाया गया। थोड़ी देर में उनकी बॉडी से ढेर सारी ब्लैक ऑरा रिलीज होने लगी थी। वो सभी जहरीले कीड़ों की शक्ल में रूम में फैलने लगी। तो किन्मो ने जो मेंढक मंगाए थे वो तुरंत ही उन्हें चट करने लगे। इतना ही नहीं, इम्प्रेस के मुंह से भी ढेर सारे सेंटीपीड्स बाहर आ रहे थे, जिन्हें इन सभी फ्रॉग्स ने मिलकर साफ कर लिया। अब जैसे इम्प्रेस का पॉइजन खत्म हुआ, उस कमरे की रौनक दोबारा से वापस आ गई। यहाँ पर किन्मो को एक बग नजर आया जिसे मेंढक भी खा नहीं पा रहा था। तो किन्मो समझ जाता है कि ये बग ही इस पॉइजन की जड़ था, मगर किन्मो भी उसे कैप्चर नहीं कर पाता। अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मदर एम्प्रेस किन्मो के साथ टहलने आई थी। वो तो किन्मो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि किन्मो के अलावा उन्हें और कोई भी बचा नहीं सकता था। साथ ही वो किन्मो से कहने लगी कि तुम्हारी स्किल्स को देखकर मुझे किसी की याद आ गई। उनका नाम है जेड फेस पॉइजन किंग, जिसने 200 सालों पहले हर एक सेक्ट के मास्टर को पॉइजन किया था। तो किन्मो भी एक्साइटेड होकर उनसे पूछने लगा कि क्या आप कभी पॉइजन किंग से मिली हो। जिस पर एम्प्रेस बताने लगी कि जब मेरे हस्बैंड यानी कि हमारे लेट एम्परर की डेथ हुई थी, उसके कुछ सालों बाद पॉइजन किंग से मेरी मुलाकात हुई। हमने कई दफे सीक्रेट मीटिंग्स की थी। इनफैक्ट मैं तो पूरी तरह से उसके प्यार में गिरफ्तार हो गई। वेल, उस जमाने में हमारे यहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम बंदा हुआ करता था, लेकिन वही पॉइजन किंग है, ये बात किसी और को पता नहीं थी। पॉइजन किंग ने अपने मुखौटे के पीछे अपनी असली पहचान को हमेशा छुपा के रखा। कई सारी औरतें उस हैंडसम बंदे से प्यार करती थी और उसने उन सभी के दिल तोड़ दिए। पॉइजन किंग ने अपना एक डिसाइपल भी बनाया था, उसे युआनचिंग द यंग पॉइजन किंग के नाम से
जाना गया, मगर उस बंदे ने अपने ही मास्टर यानी कि पॉइजन किंग को धोखा देकर उसकी असली पहचान को अनकवर कर दिया। इसलिए न जाने कितने ही सारे दुश्मन पॉइजन किंग के पीछे पड़ गए। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने तो उसे बोला था कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, मगर दूसरी भी कई सारी औरतें उसके पीछे पड़ी थी। ये सब सुनकर तो किन्मो हैरान ही हो गया। वो सोचता है कि ग्रैंडपा मास्क और इम्प्रेस के दरमियान लव रिलेशन था। लगा ही नहीं कि मेरे ग्रैंडपा इतने ज्यादा रोमांटिक होंगे। वहीं पर इम्प्रेस बताती है कि पॉइजन किंग की पसंदीदा औरत सिर्फ मैं थी, मगर फिर भी मैं उसे रोक नहीं पाई और आखिरकार वो यहाँ से चला गया। हमारी जिंदगी हमेशा सरप्राइजेस से भरी होती है। जिस 1000-fold वेनम ने मुझे इतने सालों से बीमार रखा, वो पॉइजन उस बंदे ने इजाद किया था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। उतने में ही किन्मो उनसे पूछने लगा कि इम्प्रेस, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पॉइजन किंग ने आपको जहर दिया था? जिस पर वो कहने लगी, ना, वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल ये काम उसी की डिसाइपल यानी कि युआन चिंग का है, जो कि फिलहाल इंपीरियल एडवाइजर के लिए काम कर रहा। एडवाइजर के ऑर्डर पर ही उसने मुझे पॉइजन किया होगा। वहीं दूसरी तरफ युआन चिंग का बग उसके पास आकर उसे दिखा देता है कि कैसे किन्मो ने इम्प्रेस के 1000-fold वेनम को क्योर कर दिया। जो देख युआन चिंग एडवाइजर से कहने लगा कि ये लीजिए, आपका नया डिसाइपल आ चुका है। इसने मेरे किए कराए काम पर पानी फेर दिया। अब तो हमें किसी नए पॉइजन की जरूरत पड़ेगी। मगर एडवाइजर इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि रानी माँ और मेरे दरमियान कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। कुछ सालों पहले उन्होंने मेरे बदलाव के काम में टांग अड़ाई। वो पूरी तरह से मेरी सोच के खिलाफ थी ताकि वो अपने बेटे के तख्त को बचा पाए। इसलिए मैं भी पॉइजन का यूज करने पर मजबूर हो गया। मैं उन्हें खत्म नहीं करना चाहता था। मैं तो बस ये चाहता था कि वो राजनीतिक अफेयर से दूर रहे। उन्हें पॉइजन करने के बाद एम्परर पूरी तरह से सुधार करने पर ध्यान दे सकते थे। कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया और कुछ सेक्ट हमारे खिलाफ हो गए, मगर अब मैंने एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट किया है कि खुद एम्परर भी मुझे रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ एम्प्रेस किन्मो को बता रही थी कि एडवाइजर ने हमेशा यही चाहा कि मैं मारी जाऊं, क्योंकि मैं उसकी सुधार कामों के खिलाफ थी। उसके रिफॉर्म वर्क में अड़चने पैदा करने की वजह से वो मुझसे नफरत करता था। जिस पर किन्मो कहने लगा कि आप जानती थी कि युआन चिंग ने आपको पॉइजन किया है, तो फिर आपने उसके एम्परर के पास शिकायत क्यों नहीं की? जिस पर मदर एम्प्रेस कहती कि एम्परर को पता था कि मुझे एडवाइजर ने ही पॉइजन किया, मगर उसने देखा कि एडवाइजर की हर एक सोच बदलाव ला रही, तो उसने एडवाइजर के खिलाफ एक्शन ना लेकर मुझे क्योर करवाने पर ध्यान दिया। तुमने मिशुई बॉर्डर क्रॉस करके बहुत बड़ा क्राइम किया था, मगर फिर भी तुम्हें माफी मिल गई। वरना यूजी की बातें भी एम्परर के सामने कोई मायने नहीं रखती। एक आउटकास्ट को माफ करना बहुत बड़ा क्राइम है, मगर फिर भी एम्परर ने तुम्हें माफ किया क्योंकि उसे पता था कि तुम ही मुझे ठीक कर सकते हो। खैर, 1000-fold वेनम की अगर बात की जाए तो वो वही बंदा जान सकता जो कि पॉइजन किंग का डिसाइपल हो। तो बताओ फिर पॉइजन किंग कैसे है? जिस पर किन्मो कह रहा था कि ग्रेट डाचू में वो पूरी तरह से सेफ है। जो सुनते साथ ही एम्प्रेस इमोशनल हो गई। वो किन्मो से पूछ रही थी कि क्या उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा था ताकि तुम मुझे हील कर पाओ? क्या वो मुझसे अभी भी प्यार करता है? मगर इन सब सवालों के जवाब किन्मो के पास नहीं थे। वो तो बस इतना जान गया कि एम्प्रेस तो अभी भी एल्डर मास से मोहब्बत करती। वहीं पर एम्प्रेस उसे बता रही थी कि अब तुम्हें संभाल कर रहना होगा। तुमने यंग पॉइजन किंग युआन चिंग के जहर को नाकाम किया है, तो बंदा जरूर से तुम्हें टारगेट करेगा। तो किन्मो भी उनकी बात को मानकर उन्हें ग्रीट करके वहाँ से रवाना हो गया। इधर युआन चिंग एडवाइजर से कह रहा था कि आप हमेशा आगे की सोच रखते हो और मैं पुरानी दुश्मनी पर नजर रखता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप केयरफुल रहें। मैंने आपकी इंजरीज को काफी हद तक हील कर दिया है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने जूनियर से मिलना चाहता हूँ। तो एडवाइजर उसे सलाह दे रहा था कि तुमने इम्प्रेस मदर की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वरना वो तुम्हें खत्म करने में जरा भी हेजिटेट नहीं करेगी। उसे अच्छे से पता है कि तुम्हारा जूनियर यहाँ आ चुका, तो हो सकता है कि उसने तुम्हारे लिए ऑलरेडी जाल बिछा दिया हो। जिस पर युआन चिंग कहता है कि आपने ही मुझे उन्हें पॉइजन करने की ऑर्डर दी थी, तो वो आपको छोड़कर भला मुझे क्यों मारेगी? मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। जिस पर एडवाइजर कहने लगा कि शायद एक बात तुम भूल गए, तुम्हारे मास्टर और एम्प्रेस का लव अफेयर था, मगर तुमने पॉइजन किंग की आइडेंटिटी रिवील करने की वजह से पूरी दुनिया उनकी दुश्मन बन गई। तुम्हारी वजह से ही उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। इसलिए वो खुद के लिए तो नहीं, मगर अपने लवर यानी कि पॉइजन किंग की खातिर तुम्हें जरूर से खत्म कर देगी। पॉइजन किंग ग्रेट डाचू का आउटकास्ट है और उसका डिसाइपल यहाँ का इंपीरियल प्रोटेज, इसलिए इम्प्रेस से संभाल कर रहना। अब अगले ही दिन से इंपीरियल एकेडमी की क्लासेस शुरू हो गई और पहला लेसन था तलवारबाजी पर। जैसे ये लोग हॉल में पहुँचे, वहाँ का दरवाजा बंद हो गया और फिर अचानक से इन सभी पर सोर्ची पावर से अटैक होना शुरू हो जाते हैं। ये बेचारे सभी डिसाइपल्स तो जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे। किन्मो सोचता है कि शायद ये लोग हमें डराना चाहते, और अब किन्मो ने देखा कि तलवारबाजी का सुपरवाइजर जो कि कोई और नहीं बल्कि जियान सानशिंग थे। यही हेवनली डीमन सेक्ट के सोर्ड हॉल के मास्टर भी हैं। और
किन्मो ने इन्हें ट्रायल में हरा दिया था। और अब मास्टर जियान इन सभी डिसाइपल्स को बताने लगे कि हानगोंग हॉल सोर्ड स्टडीज का दिल है, इसलिए तुम्हारे यहाँ आते ही मैंने इस हॉल में तलवारबाजी का माहौल जमाया। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि हानगोंग का मतलब क्या है? जिस पर किन्युन कह रहा था कि एक सेंट जब 3 तलवारों को पजेस करे तब उसे हानगोंग कहा जाता। तुम ना ही सोर्ड को देख पाओगे और ना ही उसे महसूस कर पाओगे। अगर उससे स्ट्राइक भी हो गई तो भी कोई ट्रेस नहीं छूटेगा। ये सोर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजर सकती और वो भी बिना उस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करे। ये डिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा इम्प्रेसिव था कि सभी डिसाइपल्स को इस रैम पर पहुंचने की मोटिवेशन मिल गई। मास्टर जियांग सानशिंग बताते हैं कि जब तुम्हारी सोर्ड कल्टीवेशन हानगोंग रैम पर पहुंच जाए तब समझ जाना कि तुमने सोर्ड के जरिए एनलाइटनमेंट हासिल कर ली। इस दुनिया में बस एक ही बंदे ने इस लेवल को अचीव किया है, जिन्हें सोर्ड सेंट ऑफ हानगोंग के नाम से जाना जाता। मेरे ख्याल से वो यहाँ पर ग्रैंडपा चीफ की बात कर रहे थे और उतने में किन्युन उनसे पूछता है कि हमें इस रेल्म पर पहुँचने के लिए क्या करना होगा। जिस पर मास्टर जियान कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी सोर्ड ची का यूज करके तुम लोगों पर हमला किया था, जिसे तुम लोग बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाए। यहाँ पर बस एक ही बंदे ने उसे काफी अच्छे से मैनेज किया, तो उसे छोड़कर बाकी तुम सभी को बेसिक सोर्ड मूव्स को दोबारा से सीखना होगा। जिस पर वे यंग बता रहा था कि सोर्ड की बेसिक मूव तो हमने बचपन में ही प्रैक्टिस की थी, क्या उन्हें दोबारा से सीखने की जरूरत है? जिस पर मास्टर जियान कहने लगे कि सोर्डमैनशिप के बेसिक को कम मत समझना, अगर तुम्हारा फाउंडेशन ही कमजोर है तो एडवांस लेवल पर जाने का क्या फायदा। एक बार मेरी एक बच्चे से मुलाकात हुई थी जो कि स्पिरिट एम्ब्रियो रेल्म पर होकर भी उसका फाउंडेशन हद से ज्यादा सॉलिड था। मैंने उसी की कल्टीवेशन लेवल पर उसका मुकाबला किया और यकीन मानो उस बंदे ने बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी वाट लगा दी। तब मुझे समझ आया कि तलवारबाजी की बेसिक मूव्स कितनी ज्यादा जरूरी है। वे यंग और बाकी के सभी लोग इस बच्चे के बारे में जानकर हैरान थे। उन्हें क्या पता कि वो बच्चा तो फिलहाल इन्हीं के बीच में है। और अब मास्टर जियान ने इन सभी को एक टास्क देकर किन्मो को प्राइवेटली बात करने बुला लिया। जैसे उन्होंने किन्मो को आवाज लगाई ये सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें ये लग रहा था कि किन्मो को प्राइवेट लेसन्स मिलेंगे। इधर साइड हॉल में जाते ही मास्टर जियान किन्मो को ग्रीट करते हुए पूछने लगे कि यंग मास्टर क्या आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आया? जिस पर किन्मो कह रहा था कि आपने काफी अच्छी प्रोग्रेस की, मगर आप सिर्फ सोर्ड पर ही ज्यादा फोकस करते हो, बाकी सब नजरअंदाज हो जाता। आपने अभी तक सभी स्ट्रेंथ को यूनाइट नहीं किया। जो सुनकर मास्टर जियान किन्मो से गाइडेंस मांगने लगे। इधर डिसाइपल्स में तो कुछ और ही डिस्कशन हो रहे थे। वो कहते हैं कि किन्मो को मास्टर स्पेशल लेसन दे रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो किन्मो हमसे आगे निकल जाएगा, हम फिर उसे कभी भी हरा नहीं सकते। अब इन बेवकूफों को ये कौन समझाए कि किन्मो लेसन लेने नहीं बल्कि देने गया था। अब उन्हें कुछ भी करके किन्मो को सबक सिखाना था, इसलिए वो दोबारा से उसके घर पहुंच गए। हुलिंग कहती सर अरे ये तो वही बंदे हैं जिन्हें पिछली बार आपने बुरी तरह से धो दिया था। इधर इन लोगों ने अपने हियरिंग को सील कर दिया ताकि किन्मो के डिमोनिक मंत्रास का उन पर कोई असर ना हो पाए। वहीं पर किन्मो ने दोबारा से अपनी उसी एक्शन को रिपीट मोड पर करते हुए इन लोगों को धोना शुरू कर दिया। किन्युन सी और वेयांग ये धुलाई छुप कर देख रहे थे। यहाँ पर वेयांग इन दोनों से कहने लगा कि प्लीज किसी को मत बताना, लेकिन पिछली बार भी किन्मो ने इनकी ऐसी ही धुलाई की थी। इधर हुलिंग उन सभी की तलवारें और ट्रेजर छीनते हुए कह रही थी कि हर बार मुंह उठा के यहाँ आते रहते हो, अब तो तुम्हें मार खाने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर किन्मो कहता है चलो हुलिंग हमें अकेडमी जाना पड़ेगा। अभी दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी एक डिसाइपल किन्मो से कहने लगा कि ज्यादा उड़ मत, जल्दी स्कॉलर्स रेसिडेंस की तीनों पावरफुल जीनियस यहाँ पर आने वाले हैं, फिर देखते हैं तुम उनके सामने कैसी अकड़ दिखाओगे। इधर वेयोंग कहने लगा कि जो भी स्कॉलर रेसिडेंस में पावरफुल होगा वही यहाँ का सीनियर बनेगा। पता नहीं वो सीनियर वापिस आने के बाद मेरे दोस्त किन्मो का क्या हशर करेंगे। इधर किन्मो ब्रिज के पास पहुँचते ही उसे एक बंदा नजर आया। उसकी बॉडी से किन्मो को बहुत ही भयानक किलिंग इंटेंट महसूस होने लगा। वो सोचता है कि मानो ये बंदा किसी जंग से वापस आया हो। अभी दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, मगर उस बंदे ने किन्मो को ग्रीट किया और सीधे वहाँ से रवाना हो गया। जिसके बाद किन्मो मास्टर जियान के पास पहुँच गया, जो कि उसे टियानलू टावर में लेके आए थे। वो किन्मो को बताते हैं कि इस टावर को हमारे पैट्रियार्क और इंपीरियल एडवाइजर ने मिलकर बिल्ड किया था। इसमें हर तरह की कल्टीवेशन टेक्निक और एंशिएंट टूम्स यानी कि दस्तावेज हैं। ऑर्डिनरी डिसाइपल्स बस पहले ही फ्लोर तक एंटर कर सकते, जहाँ पर उन्हें ढेर सारी बुक्स
पढ़ने मिलेगी। यहाँ पर किन्मो को अलग अलग नेशंस के नाम और सेक्शन नजर आए। वो कहता है कि शायद इन सभी डायनेस्टीज को यांग कांग ने हराया होगा। जिसके बाद वो मास्टर जियान से सेकंड फ्लोर के बारे में पूछने लगा। तो बताते हैं कि जब आप ल्यूहे रेल्म पर पहुंच जाओगे तब आपको मिस्टिक डिसाइपल की रैंकिंग हासिल होगी। उसके बाद ही आप ये टोकन दिखाकर सेकंड फ्लोर पर जा सकते हो। और फिर मास्टर जियान उसे अपने टोकन के साथ सेकंड फ्लोर पर लेके गए, जहाँ पर ग्रैंडपा डेफ की बनाई हुई पेंटिंग्स मौजूद थी। वेल, ग्रैंडपा डेफ को पेंटिंग सेज ऑफ टियानतो के नाम से भी जाना जाता था। इंपीरियल एडवाइजर भी उनकी पेंटिंग के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ढेर सारे पेंटिंग्स का कलेक्शन किया था। वहाँ के एक दूसरे कमरे में इंपीरियल एडवाइजर ने स्टारलाइट को गैदर करके रखा था। इनकी मदद से इंपीरियल अकेडमी के डिसाइपल चेस फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं। और अब तीसरे फ्लोर के बारे में भी किन्मो को बताया गया। वहाँ पर बस रॉयल फैमिली के लोग और कुछ ऑफिशियल्स को ही एंट्री थी। वेल, इस थर्ड फ्लोर पर सभी नेशन के क्लासिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। साथ ही वहाँ पर ट्रेड रिपोर्ट्स भी स्टोर किए जाते थे। किन्मो कहने लगा कि वाकई ये टियानलू टावर तो ट्रेजर की तिजोरी है। चलो फिर हुलिंग, हम भी फर्स्ट फ्लोर से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। किन्मो की एक्साइटमेंट देखकर तो मास्टर जियान की भी हंसी छूट गई। वहीं दूसरी तरफ वेयोंग ने कुछ डिसाइपल्स को बता दिया कि कैसे किन्मो ने स्कॉलर रेसिडेंस के लोगों की धुलाई की थी। जो सुनते साथ ही सभी कल्टिवेटर्स जोर जोर से हंसने लगे। इतना ही नहीं, उन यंग मास्टर्स के वापस आने के बाद उन्हें काफी ज्यादा चिढ़ा रहे थे। और उतने में वो बंदा अपने सीनियर मार्शल ब्रदर से टकरा जाता है। उसका सीनियर पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें कुटने की जरूरत किसने दिखाई। अपने सीनियर को सामने देखते साथ ही वो बंदा तो इमोशनल होकर रोने लगा। वो कह रहा था, सीनियर अब आप ही हमें इंसाफ दिलाए। दरअसल वो ग्रेट डाचू का आउटकास्ट अपनी फॉक्स को लेकर यहाँ आया था और उसने हमें 2 बार कूट दिया। साथ ही साथ हमारी तलवारें और ट्रेजर भी हमसे छीन ले गए। इतना ही नहीं, उसने तो ये सारी दुख भरी दास्तां पूरे अकेडमी में फैला दी। अब तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। जो सुनकर सीनियर गुस्से में कह रहा था कि तुमने एक नहीं बल्कि 2 बार मार खाई। मुझे तो ऐसा लग रहा कि तुमने ही जानबूझकर उसके साथ फाइट की और जब पहली बार हार गए तो दोबारा से उसे मारने चले गए। मानना पड़ेगा उस आउटकास्ट में कुछ तो बात जरूर है। थोड़ी देर पहला ब्रिज पर हमारी मुलाकात हुई। मेरी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था, क्योंकि मैं अभी एक ब्रूटल जंग के मैदान से वापस आया हूँ। और उस बंदे ने मेरे पास आने से पहले मेरे इंटेंट को महसूस करते हुए अपनी वाइटल एनर्जी को हाइड कर लिया। उसके हर एक कदम पर ऑफेंस और डिफेंस क्लियरली महसूस हो रहा था, जिसके चलते मुझे मजबूर होकर उसे ग्रीट करना पड़ा ताकि हम दोनों के दरमियान का टेंशन कम हो जाए। वेल, इसे चीपा और लॉक एटिकेट कहा जाता है, जहाँ पर शांत चेहरे के पीछे गुस्सा छुपा रहता। लास्ट टाइम जब मैं अपने मास्टर बाशान के साथ ट्रैवल कर रहा था तब हमारी अचानक से टियानची सेक्ट के मास्टर से मुलाकात हो गई। वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे ही मौसम में बदलाव हो गए, मगर फिर उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया और चुपचाप से गुजर गए। उस वक्त तो मुझे इसका मतलब नहीं समझा, मगर आज समझ गया हूँ। लड़ाई झगड़े रोकने के लिए ये एटिकेट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तुम लोग कभी ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं जाते, इसलिए तुम्हारा मार खाना तो कंफर्म था। उतने में एक बंदा बताने लगा कि वो आउटकास्ट खुद को 5 ल्यूमिनरीज का इनविंसिबल मानता जा रहा, वो आपकी जरा भी इज्जत नहीं करता। और तभी वहाँ पर एक और सीनियर कल्टीवेटर पहुँच गई। वो कहने लगी कि शायद आप उस जूनियर को सबक सिखाना चाहते हो। इधर वेयोंग को टेंशन आ रहा था कि यहाँ पर तो एक के बाद एक सीनियर की एंट्री हो रही। साथ ही साथ वो अपने वुल्फ गुलाम से पूछ रही थी कि बताओ क्या स्कॉलर रेसिडेंस को एक नए सीनियर की जरूरत है। जहाँ तक मुझे लग रहा हमारे सीनियर शाह अब बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। उतने में सीनियर शाह ने अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते उस गुलाम को वहीं पर घायल कर दिया। वेल, इस बंदी को किंग हॉन्ग नाम से जाना जाता था। अब ये दोनों एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक तीसरा जीनियस पहुँच गया, जो कि एक मॉन्क होकर इन दोनों को ये समझा रहा था कि टाइटल को लेकर झगड़े करना बिल्कुल भी सही नहीं। उतने में किंग हॉन्ग कहती, ब्रदर शिव तुम तो कोई जेन मास्टर नहीं हो, मगर एक्टिंग तो काफी अच्छे से कर लेते। जिस पर शिव बताता है कि ये लुक तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए मॉन्क बना जाए। और उतने में सीनियर शेन सीधा मुद्दे पर आ गया। वो कह रहा था कि स्कॉलर रेसिडेंस में आया हुआ नया जूनियर काफी ज्यादा खतरनाक है। उसने ऑलमोस्ट सभी स्कॉलर्स को हरा दिया, तो अगर तुम लोग उसे हरा दो तो मैं हंसी खुशी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जो सुनते साथ ही हॉन्ग और शियो तुरंत ही किन्मो को सबक सिखाने के लिए रवाना हो गए। सभी डिसाइपल से तमाशा देखने के लिए बेकरार थे और वहीं पर किन्मो का पूरा फोकस था अपनी पढ़ाई पर। तभी हुलिंग उसे एक पेंटिंग के बारे में बताने लगी, जो कि जायंट टेप ने दिखाई हुई पेंटिंग से मैच करती है। किन्मो कह रहा था कि ये तो ओवरलॉर्ड बॉडी ट्रिपल एलिक्सर स्किल को रिप्रेजेंट करती, मगर यहाँ पर तो ल्यूहेंग रेल्म का नाम लिखा गया है और मैं फिलहाल 5 ल्यूमिनरीज रेल्म पर हूँ, इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर पाऊंगा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जिंगयांग पैलेस से 5 ल्यूमिनरीज डायग्राम को आधा अधूरा ड्रॉ कर लिया था, तो अब मैं उसे इस पेंटिंग के साथ
कंपेयर करके स्टडी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इधर वे योंग तो काफी ज्यादा परेशान था। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो किन्मो को इन सीनियर्स के कहर से कैसे बचाएगा। और अब वो किन्मो को उन तीनों सीनियर्स के बारे में बता देता है कि कैसे वो लोग ट्रेनिंग से वापस आते साथ ही किन्मो से हिसाब बराबर करना चाहते। तो हुलिंग तुरंत ही वे योंग से उनके नाम पूछने लगी, जिस पर वे योंग बताता है कि सबसे पहले तो है शेन वान यून, यही स्कॉलर रेसिडेंस का लीडर है। दूसरी है युन किंग हंग, जो कि अपने फियर्स मूव के लिए जानी जाती। उसने तो हाल ही में एक वुल्फ को अपना गुलाम बनाया। और तीसरे का नाम है शिव, जो दिखता मासूम मगर है बहुत बड़ा कमीना। उसे तो बस अपनी स्ट्रेंथ का शो ऑफ करना है ताकि लोग बस उसकी तारीफें करते रहें। तभी शिव पीछे से पूछने लगा कि जूनियर, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे थे? अब उसे देखते साथ ही वे योंग तो डर के मारे दूर हट गया। अब शिव किन्मो से कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा जंगली और एरोगेंट हो, इसलिए मैं यहाँ आया ताकि तुम्हें गाइड कर सकूं। जिसके बाद रूफ पर जाकर कहने लगा कि चलो जल्दी से अपना वेपन निकालो। तो किन्मो हुलिंग को दूर करते हुए इस बंदे से कहने लगा कि मैं अभी अभी टियानलू टावर से बहुत कुछ सीख के आया हूँ और तुम भी एकदम सही वक्त पर टपक गए, तो तुम्हारे साथ मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। जो सुनते साथ ही शिव ने किन्मो पर जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसे किन्मो बस अपने हाथ से ही रोक लेता है। और अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। इन दोनों ने अपने अपने ड्रैगन पावर का यूज करते ही वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। किन्मो भी इससे काफी दूर जाकर पुश हो चुका था। वो कहता है कि इस बंदे ने तो ड्रैगन एलिफेंट डीमन सबड्यूइंग सील का यूज किया। तब तक शियो एक बार फिर से उस पर भिड़ गया। किन्मो तो बस बड़ी ही तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगा। तो उस बंदे ने अपने ड्रैगन पावर का यूज करते हुए उस ब्रिज पर ही हमला कर दिया, जिससे वो ब्रिज ब्रेक होकर किन्मो उससे लटक गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शियो उस पर हमले करने लगता है, मगर किन्मो ने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। यहाँ पर शियो अपने ड्रैगन का यूज करते हुए किन्मो को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर किन्मो ने भी ग्रेट थंडर साउंड टेक्निक का यूज करते हुए उसकी जम के धुलाई कर दी। जो देख शियो गुस्से में आकर वास्ट सील को एक्टिवेट कर चुका, मगर वो एक्शन ले पाई इससे पहले किन्मो ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगा दिया, जिससे वो बंदा कई सारी चट्टानें तोड़ते हुए पीछे की तरफ पुश होने लगा था। और फिर किन्मो उसे जेड वॉल से सीधा नीचे लाकर पटक देता है। किन्मो उससे कह रहा था कि तुम्हारी टेक्निक तो कमाल की है, मगर अफसोस कि तुमने उसे ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया। अब शियो की बेहोश होते ही हुलिंग सीधा उसके कपड़ों में घुस गई। उसकी स्टोरेज बैग ढूंढ रही थी, मगर उसे पता चला कि शियो तो एक नंबर का कंजूस है। तो वो कह रही थी कि स्टोरेज बैग नहीं तो क्या हुआ, तेरे कपड़े भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे। और फिर क्या, हुलिंग ने उसके कपड़े ही गायब कर दिए। तभी वे योंग किन्मो को बताने लगा कि जल्दी किंग हंग और सीनियर शेन भी तुम्हें कूटने आने वाले, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। मगर किन्मो को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो ये मुकाबला नहीं हारने वाला। इधर हंग अपने गुलाम को बता रही थी कि लोग बस इस किन्मो की तारीफें कर रहे, ये बंदा ब्लेड टेक्निक्स, मैजिक आर्ट, फीस्ट मूव और सोर्ड प्ले इन सब में माहिर है। मगर शियो को हराते वक्त इसने बस अपनी फीस्ट मूव का यूज किया और बस इस एक ही मूव के आगे शियो हार गया। जिस पर उसका गुलाम कहता है कि बस मेरी ये डीमन ब्लेड बैटल में फोर्ज की गई थी, इसकी एक ही स्ट्राइक उस किन्मो को घायल कर सकती। इसलिए हंग ने अपने गुलाम को किन्मो का मुकाबला करने भेज दिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ किन्मो पर स्नेक अटैक कर देता है। मगर किन्मो उतने ही स्पीड से साइड में हट गया। किन्मो कहने लगा कि इस बंदे के ओरिजिन के बारे में मैंने पढ़ा था, बुक्स के अकॉर्डिंग इन लोगों के पास अजूर ड्रैगन स्पिरिट बॉडी पाई जाती और साथ ही साथ उल्फ बॉडी भी। इतना कहते साथ ही किन्मो ने जेड वॉल से छलांग लगा दी। वो गुलाम भी ब्लेड से उस पर स्लैशेस रिलीज कर रहा था, मगर किन्मो उन स्लैशेस के दरमियान से गुजरते हुए ने डॉज कर चुका। अब उसने हुलिंग को अपने पॉकेट में छुपा कर रखा, जिसके बाद वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर किन्मो अपने फुटवर्क का यूज करते हुए उसकी ब्लेड को वापिस उसी की तरफ घुमा चुका। इन दोनों की फाइट में तो जेड वॉल की वाट लग गई। यहाँ पर किन्मो ने हेवन स्टीलिंग लेग का यूज किया था, जो कि ग्रैंडपा लेम ने उसे सिखाई थी। इस मूव का यूज करके वो बड़ी ही आसानी के साथ उस बंदे पर स्ट्राइक हिट कर रहा था और फिर किन्मो ने अपनी 2-4 लातों में ही उसे बुरी तरह से घायल कर उस पर ड्रैगन ही घसीट दिया। तो इस तरह से किन्मो ये फाइट भी जीत चुका था। वो हुलिंग को बता रहा था कि ये बंदा बैटल्स का जीनियस है, इसी वजह से मैंने इसे इतना घायल किया, तो मेरे ख्याल से इसकी दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। जो सुनते साथ ही हुलिंग ने उस बंदे पर 2-4 सिक्के डाल दिए। इधर हंग भी इस मुकाबले को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी कि तभी किन्मो उसके पीछे पहुंच गया। जो देख
वो बंदी तो काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगी। वेल ये अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। किन्मो सोच रहा था कि इस बंदी ने तो क्लाउड ट्रेसेस एंड स्पैरो शैडो का यूज किया है और अब वो बंदी इसी मूव का यूज करते हुए कई सारे हमले करने लगी, मगर किन्मो का स्पीड भी कुछ कम नहीं था। वो इसी तेज रफ्तार के साथ किंग हांग की तगड़ी धुलाई करने लगा और फाइनली वो बंदी जैसे ही नीचे गिरी तब किन्मो अचानक से उसे गायब कर देता है। दरअसल उसने हांग को स्टोन पिलर में छपा दिया था। वो कहने लगा कि ये बंदी भी एक स्किल्ड फाइटर है, मगर ये अपनी ही टेक्निक को सही से यूज नहीं कर पाती। उसका पूरा ध्यान बस अपने स्टेप्स पर है और इसी वजह से मैंने इसे हरा दिया। वहीं पर वे यंग उसकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि भाई तुम तो गजब हो, आज तुमने 1 by 1 3 मुकाबले जीत लिए। जिस पर किन्मो कह रहा था कि इन तीनों के साथ फाइट करके मुझे काफी कुछ सीखने मिला, अगर कोई और मास्टर मेरा मुकाबला करे तो मजा ही आ जाएगा। दरअसल किन्मो इनडायरेक्टली शियन को चैलेंज कर रहा था। वहीं पर शियू उससे पूछने लगा कि बताइए आपको इस बंदे में ऐसी कौन सी खास बात नजर आई। जिस पर शाओ कह रहा था कि मैंने इसकी वीकनेस को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर इसके लाते और मुक्के तो एकदम टॉप नॉच है। इतना ही नहीं, इस बंदे के पास तलवारबाजी और मैजिकल आर्ट्स का भी नॉलेज था, तो मुझे इसका लगभग कोई खास वीकनेस नहीं मिला। मगर जब ये तुम्हारे साथ फाइट कर रहा था उस वक्त मुझे इसकी हल्की सी कमजोरी नजर आई, तो शियू से इस कमजोरी के बारे में पूछने लगा। जिस पर शाओ कोई जवाब दे पाई इससे पहले एकेडमी के अलार्म बेल रिंग होने लगी, जो सुनकर ही सभी डिसाइपल समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो मसला जरूर हुआ है, इसलिए सभी लोग मेन गेट पर पहुँच गए। दरअसल वहाँ पर 2 कल्टीवेटर्स आ चुके थे। शाओ कहने लगा कि ये तो डाविस सेक्ट के लोग हैं। वहीं पर शियू बता रहा था कि डाविस सेक्ट यांगकांग के लीडिंग राइचस सेक्ट में से एक है। इनकी एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री और डीप रूट्स है। इन्होंने हमेशा खुद को कुनलुन माउंटेन में सेक्लूजन में रखा, तो आज ये अचानक से हमारे यहाँ पर क्यों आए होंगे। तभी डाविस का मास्टर कहने लगा कि मैंने सुना था यांगकांग एकेडमी में दुनिया के हर एक कोने का जीनियस मौजूद है, इसलिए मैं यांगजी अपने डिसाइपल लिन शुआन के साथ यहाँ पर नॉलेज हासिल करने आया हूँ। जिसके बाद उन लोगों ने मेन गेट पर एक इनयांग फॉर्मेशन सेटअप कर दिया। तब तक यूजी भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो कहती है कि इन लोगों ने हमारे एकेडमी का रास्ता ब्लॉक कर दिया, जरूर से इनके दिल में हमारे लिए ग्रजेस होंगे, वरना ये लोग बेवजह हमारे गेट को ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर हमने इन्हें यहाँ से भगा नहीं दिया तो ये बाहर जाकर हमारे एकेडमी को जलील करेंगे। इससे तो बगावत के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते। तो किन्मो कहने लगा कि कैपिटल के बाहर जितने भी फैक्शंस हैं, उन सब ने इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, मगर इसका असर अभी तक कैपिटल के अंदर नहीं हुआ था, इसीलिए तो ये लोग कैपिटल का माहौल खराब करने आ गए। इंपीरियल एडवाइजर ने भले ही ढेर सारे टैलेंटेड डिसाइपल को यहाँ पर एडमिट किया होगा, मगर डाविस सेक्ट के पास भी टैलेंटेड जीनियस की कोई कमी नहीं। ये लोग हमें चैलेंज करते रहेंगे। ये लोग चाहते हैं कि एम्परर एडवाइजर को पनिश करे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो लोगों का एम्परर के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। सभी सेक्ट बगावत पर उतर आएंगे। यहाँ पर तबाही का मंजर इतना भयानक होगा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इधर इनयांग फॉर्मेशन से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसे देखते साथ ही पैट्रियार्क वहाँ पर पहुँच गए। वो मास्टर यांगजी से पूछ रहे थे कि बताओ अब इस सब का क्या मतलब है। जिस पर यांगजी जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे दोस्त, मैंने सुना था कि यांगकांग के पास इस दुनिया के सबसे टैलेंटेड डिसाइपल्स हैं, जिनके मिस्टिकल पावर्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और उसी के दम पर यांगकांग नेशन सभी सेक्ट को अपने अंडर कंट्रोल लाना चाहता है। तो मेरे मास्टर ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा था कि इंपीरियल एकेडमी के टैलेंट को चेक कर पाऊँ। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि आपका डाविस सेक्ट हमेशा हर मसलों से दूर रहता आया, तो फिर मैं ये समझूं कि आज आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जिस पर यांगजी कहने लगा कि हम अपने डाविस सेक्ट को रिवाइव नहीं करना चाहते, मगर हमारी बस यही एक उम्मीद है कि दूसरा कोई भी सेक्ट आपके यांगकांग नेशन का गुलाम न बने। खैर आज से 3 दिनों तक मैं और मेरा डिसाइपल लिन शुआन यही रहेंगे। आपके टैलेंटेड डिसाइपल्स को यहाँ आकर उसका मुकाबला करना होगा। अगर आपके डिसाइपल्स में से किसी ने भी लिन शुआन को हरा दिया तो हम यहाँ से चुपचाप से चले जाएंगे और फिर कभी भी इंपीरियल एडवाइजर के कामों में टांग नहीं अड़ाएंगे। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि हाँ ये तो मैं समझ गया, लेकिन अगर हमारे डिसाइपल इसे हरा नहीं पाए तब आप क्या करने वाले हो। तो यांगजी कहता है फिर तो इंपीरियल एडवाइजर ने ये जो सारे बदलाव किए हैं ये बेकार हो जाएंगे। तब एम्परर और इंपीरियल एडवाइजर को डिवाइन ओरेकल को फॉलो करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर एक नया रूलर चुना जाएगा, जो कि आपके यांगकांग नेशन से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब ये सुनकर पैट्रियार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने डिसाइपल्स को हुक्म देते कि चाहे तुम कमजोर हो या पावरफुल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग माउंटेन के गेट पर आके डाविस के डिसाइपल को चैलेंज करो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिनों का वक्त है और इन 3 दिनों में तुम्हें इस बंदे को हराना होगा। जो सुनकर शियू कह रहा था कि ये लोग तो हमारे यांगकांग के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं, तो क्यों न इन्हें अभी जाकर सबक सिखाया जाए। इसलिए सबसे पहले होंग लिन शुआन का मुकाबला करने पहुंच गई।
बली बंदा लिनशियन लियू हेंगरान का कल्टीवेटर था, मगर वो अपने ओपोनेंट्स के कल्टीवेशन लेवल पर अपनी पावर्स को सील्ड कर देता है ताकि मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का हो। अब हॉन्ग उस पर अटैक कर पाए उससे पहले लिनशियन ने अपने फॉर्मेशन को स्पिन करके एक ही झटके में उसे हरा दिया। वहीं पर किन्युन भी लिनशियन को हराने में फेल हो गया और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। लिनशियन ने बिना किसी मूव के ही ढेर सारे डिसाइपल्स को हरा दिया था, इसलिए किन्मो अपनी हेवनली आईज ओपन करके इस बंदे की पावर्स को चेक करने लगा। मगर तभी वहाँ पर यूजी का बड़ा भाई यानी कि सेकंड प्रिंस पहुंच चुका था। वो इन लोगों को बताता है कि डाओइस्ट सेक्ट को हम हल्के में नहीं ले सकते, इस बंदे का हाथ भी किसी तलवार जैसा शार्प होगा, साथ ही इसके ब्रश का एक ही स्ट्रैंड 5 ल्यूमिनरीज रेल्म के स्कॉलर को आसानी से हरा सकता। और तभी वहाँ पर काफी तेज थंडर बरसने लगता है। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक योद्धा को आता हुआ देख पाते जो कि कह रहा था कि मेरा नाम है कुंजियू और अज़ूर ड्रैगन आर्मी का मैं कैप्टन हूँ। यहाँ पर मैं लिनशियन से गाइडेंस लेना चाहूंगा, जिसके लिए लिनशियन भी राजी हो गया। कुंजियू से कह रहा था कि तुम लियू हेंग रेल्म के कल्टीवेटर हो, तो मैं भी अपनी 7 स्टार डिवाइन ट्रेजरी को सील करके तुम्हारा मुकाबला करूंगा। इधर शेन बता रहा था कि ये तो मिस्टिक रेसिडेंस का सीनियर है जो कि कुछ टाइम पहले ही जंग पर गया था। वह अज़ूर ड्रैगन आर्मी का जिक्र सुनते ही किन्मो को याद आता है कि ऐसे ही ट्रुप को उसने ग्रेट डाचू में देखा था। दरअसल यांगकांग नेशन का एक रूल है, वो अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग के लिए सीधे जंग के मैदान पर भेजा करते थे और जो भी वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगा उसे डायरेक्टली ऑफिशियल पोजीशन से नवाजा जाता। इधर कुंजियू लिनशियन से कहने लगा कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके चैलेंज करूंगा, जो कि 4 मिनिस्ट्रेशन बैटल फॉर्मेशन का हिस्सा है। ये टेक्निक मैंने खुद हमारे इंपीरियल एडवाइजर से सीखी थी। और अब कुंजियू ने वहाँ पर अपना बहुत ही भयानक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जिसमें से अज़ूर ड्रैगन अपीयर होकर लिनशियन को अपने पावर्स के नीचे डोमिनेट करने की कोशिश करने लगा। साथ ही साथ वो ढेर सारी तलवारों का फ्लो भी क्रिएट कर चुका था। यहाँ पर सभी लोग खुश थे कि इस बार उनके एकेडमी की ही जीत होगी, मगर सेकंड प्रिंस को पता था कि ये मुकाबला जीतना आसान नहीं होने वाला। वहीं पर लिनशियन ने इनियांग डाओ आईज को ओपन कर लिया, जिसके चलते वो कुंजियू के फॉर्मेशन को केयरफुली ऑब्जर्व कर सकता था। और फिर यहाँ पर लिनशियन को इस फॉर्मेशन में कमजोरी मिल गई, तो वो अपने स्पिरिचुअल ब्रश को स्पिन करते हुए अपनी एनर्जी क्रिएट कर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते कुंजियू इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ये मुकाबला हार गया। लिनशियन कह रहा था कि वाकई इंपीरियल एडवाइजर की स्वॉर्ड टेक्निक तो कमाल की है, मगर अफसोस तुम एडवाइजर नहीं हो। यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। सेकंड प्रिंस कह रहा था कि लिनशियन इतनी सारी भयानक तलवारों के बीच घिरा होकर भी उसने कुंजियू की कमजोरी को पहचान लिया। वाकई डाओइस्ट सेक्ट का ये डिसाइपल तो कमाल का है। इधर प्रिंसेस यूजी किन्मो से पूछ रही थी कि बताओ क्या तुम इस बंदे को हरा पाओगी, और उसी वक्त लिनशियन ने भी किन्मो की पावर्स को अपनी डिवाइन आईज से चेक कर लिया, तो तुरंत ही अपने मास्टर को बताता है कि इनमें से एक बंदे के पास बहुत ही भयानक पावर्स हैं। साथ ही मैंने इसके आंखों में 2 पुतलियां एक्स्ट्रा देखी, हो सकता है कि वो बंदा मेरे ट्रिक्स को आसानी से पढ़ पाए। जिस पर मास्टर यांगजी कहने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर के पास ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ट्रिमेंडस एबिलिटीज हो, तुम बस खुद पर यकीन रखो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। इधर किन्मो कह रहा था कि ये बंदा लियू हेंग रेल्म का कल्टीवेटर है, यानी कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल। अगर वो अपनी डिवाइन ट्रेजरीज को सील भी कर दे तो भी मेरे उसके खिलाफ जीतने के चांसेस 50-50 होंगे। जिस पर हॉन्ग कह रही थी कि तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझते हो, क्या तुम वाकई 7 स्टार रेल्म वाले कुंजियू से भी ज्यादा ताकतवर हो? उतने में शेन उससे पूछने लगा कि अगर वो बंदा अपनी पावर्स को सील ना करे तो क्या तुम उसके खिलाफ जीत पाओगे? जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहने लगा कि लाइफ एंड डेथ बैटल में मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, यकीन मानो मैं काफी ज्यादा खतरनाक हूँ। वो क्या है ना, तुमने अभी तक मेरे हाथों से मार नहीं खाई, इसलिए तुम्हें मेरी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। जो सुनते साथ ही प्रिंसेस यूजी को शेन पर हंसी आने लगी। तभी हॉन्ग कहती कि अगर तुम्हें खुद पर इतना ही यकीन है तो जाओ जाकर उसका मुकाबला करो। जिस पर किन्मो कहता है कि भला मैं मुकाबला करने क्यों जाऊं, मैंने तो तलवारबाजी का बस एक ही लेक्चर अटेंड किया था और वो भी आधा अधूरा, यानी कि मैं अभी तक तुम्हारी इंपीरियल एकेडमी की स्किल्स को मास्टर नहीं कर पाया। अगर मैं उस बंदे को हरा भी दूं तो भी इससे ये साबित नहीं होगा कि इंपीरियल एकेडमी स्ट्रांग है। और वैसे भी तुम लोग मुझे ग्रेट डाचू का आउटकास्ट बोलते रहते, साथ ही साथ तुम सभी लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो, तो भला मैं तुम्हारी इंपीरियल एकेडमी के लिए स्टैंड क्यों लूं? मुझे तो बस इस बात का अफसोस हो रहा कि तुम्हारे एकेडमी में ऐसा कोई बंदा नहीं जो लिनशियन को हरा पाए। उसकी बातें सुनकर सभी लोगों को गुस्सा आ रहा था, इसलिए सेकंड प्रिंस यूशु इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गया। उसके लिए ये मुकाबला जीतना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो खुद रॉयल फैमिली का मेंबर है। अब यूशु ने यहाँ पर अपने 9 ड्रैगन्स इंपीरियल आर्ट का यूज करते हुए अपने 9 ड्रैगन्स को समन कर लिया। वहीं पर लिनशियन अपनी इनियांग डाओ आईज का यूज करते हुए यूशु की पावर्स को चेक कर रहा था। तब तक सेकंड प्रिंस
यूशु अपने ड्रैगन फायर का यूज करते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है। किन्मो कह रहा था वाह, रॉयल फैमिलीज की टेक्निक्स तो वाकई गजब की है। और तब तक यूशु ने अपने ड्रैगन्स का यूज करते हुए लिन शुआन पर हमला कर दिया। तो अब लिन शुआन भी वहाँ पर अपनी मिस्टिक आर्ट का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके सामने यूशु के ड्रैगन तो एक सेकंड भी टिक नहीं पाए और फाइनली यूशु भी ये मुकाबला हार गया। वो लिन शुआन की इनेट सुप्रीम मिस्टिक पावर्स की तारीफें कर रहा था, क्योंकि ये बंदा वाकई गजब है। इधर शेन बता रहा था कि इस डाओइस्ट के पास तलवारबाजी, प्यूपिल टेक्निक, वाइटल एनर्जी और मैजिक आर्ट, इन सब का काफी गहरा नॉलेज है। इसमें तो कोई कमजोरी नहीं और बिना वीकनेस के हम इसे हरा नहीं पाएंगे। इधर पैट्रियार्क के हॉल में ढेर सारा तमाशा चल रहा था। सभी एल्डर्स काफी ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि उनका एक भी डिसाइपल लिन शुआन को हरा नहीं पाया। पैट्रियार्क तो बस अपनी आंखें बंद करके इन लोगों की बकबक सुनते जा रहे थे। हर एक मास्टर दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था कि उन्होंने ही अपने डिसाइपल को ठीक से लेक्चर नहीं दिए। और तभी एक स्पिरिचुअल सर्वेंट ने आकर खबर दी कि हमारे सेकंड प्रिंस भी मुकाबला हार चुके हैं, जो सुनते साथ ही इन सभी के सर शर्म के मारे नीचे झुक गए। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यांगजी अपने डिसाइपल से कह रहा था कि तुम अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल करो, मुझे नहीं लगता कि काफी देर तक तुम्हें कोई चैलेंज करने आने वाला है। तभी लिन शुआन से बताता है कि मास्टर, ये सभी डिसाइपल अपने अपने realm के पावर हाउस है। साथ ही इंपीरियल एकेडमी के मास्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड हैं। जिस पर यांगजी कहने लगे कि हमारा सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी बस तुम्हारे जैसे एक ही जीनियस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाया। अगर इन सभी कल्टिवेटर्स को ग्रो होने का टाइम मिल जाए तो फिर कोई भी दूसरा सेक्ट इन्हें टक्कर नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमने शुरू में इनके कॉन्फिडेंस को शैटर कर देना चाहिए, ताकि यांगकांग पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो जाए। इधर स्पिरिचुअल सर्वेंट्स तो पैट्रियार्क के हॉल में जाने से भी कतरा रही थी, क्योंकि इनमें से जो भी हॉल में गया वो इन गुस्से में लाल हुए मास्टर की मार खा के ही वापस आया। और तभी एक सर्वेंट जाकर पैट्रियार्क को बताने लगी कि आधा दिन गुजर गया मगर अभी तक कोई भी ली शुआन को चैलेंज करने नहीं जा रहा। जिस पर सोड हॉल के मास्टर जियान कहने लगे कि उस डाओइस्ट ने हमारे सभी डिसाइपल्स का कॉन्फिडेंस ही ब्रेक कर दिया। तभी एक दूसरा मास्टर बता रहा था कि हमने जल्दी से एडवाइजर को इसकी खबर देनी चाहिए, हो सकता है कि उनका डिसाइपल इस डाओइस्ट को हरा दे। उतने में ही एल्डर बाशान तूफानी एंट्री के साथ वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रही थी कि हमारी सभी डिसाइपल्स को एक जैसी ही ट्रेनिंग दी जाती तो उनका डिसाइपल भी जीत नहीं पाएगा, और अगर वो जीत भी गया तो भी ये बात फैल जाएगी कि एडवाइजर के डिसाइपल को छोड़कर यहाँ के सब डिसाइपल लूजर हैं, और फिर डाओइस्ट सेक्ट हमारे साथ बगावत पर उतर आएगा। उसके पीछे पीछे सभी राइचस सेक्ट भी ज्वाइन होकर हमारे खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम एक और मास्टर और उसके कल्टिवेटर को देख पाते हैं, जो कि यांगकांग एकेडमी को चैलेंज करने आगे बढ़ रहे थे। इधर इन मास्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इस डाओइस्ट को कैसे हराए। उतने में ही पैट्रियार्क कहने लगे कि क्यों ना हम इंपीरियल एडवाइजर को यहाँ बुला ले। उन्होंने काफी दिनों से कोई लेक्चर नहीं दिया, शायद वो तलवारबाजी का एक दो लेसन इन बच्चों को सिखा पाएंगे। जिस पर बाशान कह रहे थे कि सिर्फ 3 दिनों में बच्चे ऐसी कौन सी टेक्निक सीखेंगे कि डाओइस्ट को हरा दे। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप भी ऐसी बेतुकी बातें करोगे। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि शायद तुम भूल गए हो कि एडवाइजर एक टॉप जीनियस है। तो अब उन्हें बुलाने के लिए वॉर बेल बजाए जाने लगे, जो सुनते साथ ही एडवाइजर अपनी इंजरीज को दोबारा से कुरेदने का हुक्म देते हैं, ताकि सबको यही लगे कि वो अभी भी बुरी तरह से इंजर्ड हैं। जिसके बाद वो सीधे पैट्रियार्क के हॉल के सामने पहुंच गए। वो पैट्रियार्क को बताते हैं कि मैं बस 2 दिनों के लिए ही तलवारबाजी का लेक्चर दे सकता हूँ। साथ ही युआनचिंग भी किन्मो को घुरे जा रहा था, क्योंकि रिश्ते में वो किन्मो का सीनियर ब्रदर है। यहाँ पर किन्मो को एडवाइजर की बॉडी से ब्लड की स्मेल आने लगी। वो तुरंत ही समझ गया कि इतने दिनों तक इसके घाव भरे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरूर से ये बंदा बीमार होने का नाटक कर रहा। और अब हॉल में आते ही एडवाइजर अपनी तलवारबाजी के लेक्चर को शुरू कर चुके। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कई सारे लोगों ने ऐसा क्लेम किया कि तलवारबाजी में सिर्फ 14 यानी कि 14 ही मूव्स हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से अगर सोड को किसी लिमिट या फिर रूल से बांधा जाए तो फिर सोड अपना वजूद खो देगी। यहाँ पर किन्मो ने प्रैक्टिस की हुई टेक्निक को याद कर रहा था, जिसमें टोटल 14 मूव्स थी, मगर आज यहाँ पर उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। एडवाइजर बता रहे थे कि मैंने सोड की 14 बेसिक मूव्स को यूज करके एक नई मूव को इजाद किया, जिसे नाम दिया ग्रैंड लिव हैंग स्वॉर्डमैनशिप। तो अब मैं तुम सभी को मेरी उसी नई टेक्निक के कुछ बेसिक स्वॉर्ड मूव सिखाने जा रहा हूँ। जो सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तभी एडवाइजर कहने लगे कि लेक्चर को शुरू करने से पहले तुम सभी को एक बात याद रखनी होगी कि स्वॉर्ड का कोई शेप नहीं होता। वो हो सकती है आवाज या फिर लाइट, वाइटल एनर्जी या फिर सिर्फ आपकी एक नजर। ये लॉन्ग भी हो सकती है या शॉर्ट भी, सॉफ्ट भी हो सकती है या फिर हार्ड भी, और ये किसी भी एंगल से वार कर सकती
होती है। अगर तुम लोग ये भूल गए कि सोड एग्जैक्टली दिखती कैसी है, तभी जाकर तुम मेरी सोड मूव को सीख पाओगे। और अब यहाँ पर उन्होंने अपनी 15वीं मूव को एक्टिवेट किया। उनके अपनी सोड को घुमाते ही वहाँ पर कई सारी सोड्स फॉर्म हो गई, जिससे वहाँ पर बहुत ही भयानक सोड ऑरा क्रिएट हो गई। यहाँ पर एडवाइजर ने अपनी इस मूव को एक नया नाम दिया, वो इसे कहते हैं बाउंडलेस सोड ऑरा। और अब वो अपनी एक और मूव को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसका नाम था कॉइलिंग सोड स्टाइल। इस मूव के एक्टिवेट होते ही तो मानो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया था। सभी डिसाइपल इसे देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इधर किन्मो सोच रहा था कि ओल्ड सोड मूव के अटैक स्ट्रेट लाइन में किए जाते थे, मगर इनकी कॉइलिंग सोड स्टाइल एक सरफेस को फॉर्म करती है, यानी कि अर्थ, हेवन और चारों दिशाएं ये सब मिलकर खुद ही एक सोड में तब्दील हो जाते। शायद यही एडवाइजर की ग्रैंड लियोहेंग सोडमैनशिप का मीनिंग है। इस बंदे ने तो वाकई कमाल कर दिया। इसी वजह से तो इन्हें टॉप जीनियस अंडर द हेवंस भी कहा जाता। इधर एडवाइजर इन सभी को अपनी वाइटल एनर्जी सोड में चैनल करने का हुक्म देते हैं, तो ये सभी डिसाइपल्स उनकी मूव को याद करके प्रैक्टिस करने लगे। बेचारा वे योंग ही सिर्फ एक ऐसा बंदा था जिसके सिर से पूरा लेक्चर ऊपर से चला गया। यहाँ पर किन्मो सोचता है कि इन सभी डिसाइपल्स की सोड ऑरा किसी हेयर से भी पतली होगी, और ये सब इसलिए क्योंकि इनकी वाइटल एनर्जी काफी ज्यादा थिन और स्ट्रांग है। लेकिन इनके मुकाबले मेरे वाइटल एनर्जी की ट्रेल बहुत ही ज्यादा मोटी है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इससे तो सोड ऑरा को फॉर्म करना इम्पॉसिबल है। तो क्यों ना मैं अपनी वाइटल एनर्जी की ट्रेल को कॉइलिंग सोड स्टाइल का यूज करके स्प्लिट कर दूं। इसलिए वो अपनी वाइटल एनर्जी को स्प्लिट करना शुरू कर देता है, जो देखकर सभी डिसाइपल सोचने लगे कि आउटकास्ट तो वाकई बेवकूफ निकला। लेकिन तब तक किन्मो ने अपनी वाइटल एनर्जी को बहुत ही ज्यादा थिन हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, जिसके चलते वो खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने फाइनली अपनी वाइटल एनर्जी की ट्रेल को मास्टर कर लिया। उसकी आवाज बाहर मौजूद मास्टर ने भी सुन ली थी, तो बाशान कहने लगे कि ये तो सबसे बेसिक टेक्निक है जिसमें हम अपनी वाइटल एनर्जी को स्प्लिट कर सकते, और ये बंदा यहाँ आकर उसे सीख रहा। आखिर इस बेवकूफ को हमारी एकेडमी में एडमिशन कैसे मिल गई? आप जल्दी बता दो कि तुम में से रिश्वत किसने खाई थी? उतने में सोड हॉल के मास्टर जियान कहते, भाई आप अभी भी बैटल से लौटे हो, इसलिए आपको कुछ चीजें पता नहीं होगी। दरअसल इस बंदे का नाम है किन्मो और ये ग्रेट डाचू का आउटकास्ट है। उसने ट्रायल के दरमियान हमारे दोस्त लिंगयुन को बुरी तरह से हरा दिया था, जिसके चलते हमारे एम्परर ने किन्मो को इंपीरियल प्रोटेजी के टाइटल से नवाजा है। जो सुनते साथ ही मास्टर बाशान लिंगयुन पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि तूने उस बच्चे पर सख्ती नहीं दिखाई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एम्परर ने ही रिश्वत खाई। जो सुनकर लिंगयुन कहने लगे, बाप रे, इस बंदे की जबान में तो जरा भी हड्डी नहीं, जो मन में आए वो बकता रहता। इधर युआनचिंग सोच रहा था कि मेरे मास्टर वाकई काफी ज्यादा कमजोर हो गए, इसलिए तो उन्होंने ऐसे बेवकूफ बच्चे को अपना डिसाइपल बना लिया। वहीं दूसरी तरफ किन्मो अपनी वाइटल एनर्जी को काफी ज्यादा एक्सपांड करके उसे बस एक छोटे से पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है, जो देखकर एडवाइजर भी हैरान थे। पते कि किन्मो युआनचिंग को घूर रहा था। हॉल में होने के बावजूद भी उसे पता चल गया कि ये बंदा उसे ऑब्जर्व कर रहा है। उतने में ही एडवाइजर किन्मो से कहने लगे कि तुम्हारी सोड इस ऑरा के अंदर हिडन है। तुमने अपनी ऑरा और सोड का काफी अच्छा तालमेल बिठाया। जिसके बाद एडवाइजर अपनी 16वीं सोड मूव सिखाना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम था बैंडरिंग सोड स्टाइल, जिसमें सोड आजाद होकर आसमान में सैर कर सकती, यानी कि इसमें वो किसी भी फॉर्म में कैद ना होकर आजाद होगी। कभी वो एक स्नेक बनेगी तो कभी फिश, कभी ये ड्रैगन बनेगी तो कभी आसमान में राइज होने वाला फिनिक्स। इतना ही नहीं, ये तो एक डेटी भी बन सकती। एडवाइजर कहने लगे कि सोड अगर कुछ भी बन सकती है तो फिर हम पुरानी सोड फॉर्म्स को ही ध्यान में क्यों रखें? हमने कुछ नया आजमाना चाहिए। किन्मो तो एडवाइजर की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कहने लगा कि इस नई सोच के साथ हम तलवारबाजी का मतलब ही बदल के रख सकते, बैटल्स की टैक्टिक को भी रीशेप किया जा सकता। शायद इसी चीज को पैट्रियार्क ने द न्यू एरा का नाम दिया था। इधर इंपीरियल एडवाइजर की आवाज लिन शुआन और उसके मास्टर यांगजी को भी सुनाई दे रही थी। ओके तो मास्टर, हम उन्हें क्लियरली तो सुन नहीं पा रहे, मगर जो भी बातें मैंने सुनी उससे मुझे ढेर सारा फायदा होगा। हो सकता है कि ये बंदा जो भी बदलाव कर रहा है उससे मिस्टिक आर्ट एक एडवांस लेवल पर पहुंच जाए, तो फिर हमने इस बंदे का रास्ता क्यों रोकना? मेरे ख्याल से हमने यहाँ से हट जाना चाहिए। जिस पर यांगजी कह रहा था कि हमने लफ्जों के साथ साथ एक्शन को भी जज करना चाहिए। मैं मानता हूँ एडवाइजर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जब वो जवान था उस वक्त उसने एक डाविस्ट मास्टर के अंडर स्टडी की। उसके मास्टर को लग रहा था कि 500 सालों बाद ये बंदा एक सेंट बन जाएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा सेंट तो नहीं मगर एक ईवल जरूर बनेगा। ये एडवाइजर काफी ज्यादा एम्बिशियस होने की वजह से सभी सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता। वेल, ये तो हो गया मेरा पहला कंसर्न। दूसरी परेशानी की बात ये है कि ये बंदा हेवनली डीमन सेक्ट की टेक्निक्स को बढ़ावा दे रहा। वो लोग तो सेंट का नाम लेकर ईवल कामों को अंजाम देते। इनफैक्ट हेवनली
डेडली डीमन सेक्ट का पैट्रियार्क राइचस पाथ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो सुनकर लिन शुआन कहने लगा कि अगर एडवाइजर डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ मिल चुका है तो इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। वो जितना ज्यादा टैलेंटेड है उतनी ही बड़ी थ्रेट बनेगा। मास्टर यांगजी बता रहा था कि एडवाइजर ने प्राइमरी स्कूल्स, अकेडमीज और फिर इंपीरियल अकेडमी को बिल्ड किया। इसके जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी। अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम बचपन से एक डाओइस्ट मास्टर के अंडर स्टडी कर रहे थे। हमारे सेक्ट ने तुम्हें नर्चर करके ढेर सारी एबिलिटीज से इंट्रोड्यूस कराया, मगर यही काम अकेडमी के मास्टर नहीं कर सकते क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स ऑर्डिनरी लाइफ को जीते आ रहे। वो भले ही सीखेंगे मगर अचीव कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस पर लिन शुआन कहने लगा कि उनके साथ बैटल करते हुए मैंने एक चीज नोटिस की, ये लोग भले ही काफी ज्यादा स्किल्ड हो मगर उन सबकी मूव्स एक दूसरे से मिलती जुलती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो सबके सब एक ही सांचे से बनाए गए हैं। जिस पर मास्टर कहने लगा कि भले ही यांगकांग का एडवाइजर कल्टीवेशन के ढेर सारे चांसेस प्रोवाइड कर रहा मगर उसने अनजाने में एक सच्ची टैलेंट की पाथ को ब्लॉक किया है। इस दुनिया में सभी से किसी न किसी मकसद से ही एग्जिस्ट करते मगर इस मकसद को एडवाइजर देख नहीं पा रहा, इसलिए हमारा डाओइस्ट सेक्ट उसके खिलाफ रहेगा, चाहे फिर उसके लिए हमें भारी कीमत ही चुकानी क्यों न पड़ जाए। इधर एडवाइजर अपनी 17th सोर्ड मूव को सिखाने जा रहा था जिसका बेसिक बिलीफ था कि सोर्ड का कोई अंत नहीं होता और इसीलिए इसे नाम दिया गया ड्रिलिंग सोर्ड स्टाइल, जिसमें सोर्ड का टिप रैपिडली स्पिन होते रहेगा। एक ही सोर्ड डिफेंस को ब्रेक करके फौलाद जैसी बॉडी को भी चीर सकती। अब रात के समय सभी डिसाइपल्स उसी हॉल में आराम कर रहे थे कि तभी किन्मो ने देखा कि सीनियर शेन इतनी रात गए तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा, इसलिए किन्मो भी टावर पर चला गया इस उम्मीद में कि सीनियर शेन को देखकर उसे भी मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पर शेन भी उसे देख लेता है। वो कह रहा था कि आउटकास्ट तो अपनी आंखें बंद करके भी प्रैक्टिस कर सकता, तो मैंने भी इससे कुछ सीखना चाहिए। अब सुबह होते ही सभी कल्टीवेटर्स ने सोर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। इधर एडवाइजर पैट्रियार्क को बता रहे थे कि मैंने इन बच्चों को हाफ डे दे दिया है ताकि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर पाए और मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा आराम कीजिए। यहाँ पर पैट्रियार्क उनसे पूछने लगे कि बताए क्या आपको इन बच्चों में कोई रेयर टैलेंट नजर आया। जिस पर एडवाइजर कहते हाँ बस एक या दो डिसाइपल ही मेरी कल्टीवेशन टेक्निक को सही से समझ पाए और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी उन दोनों बंदों के नाम जानते होंगे। खैर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वाकई रिजाइन करने वाले हो। जिस पर पैट्रियार्क बताने लगे कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए ना ही मुझे पावर की कोई जरूरत है और ना ही हायर पोजीशन की। जिस पर एडवाइजर हंसते हुए कहने लगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको इन चीजों की पहले भी जरूरत नहीं थी। अगर मैं आपको मेरी पोजीशन भी दे दूँ तो भी आप इसके लिए मना कर दोगे। आप मेरे लिए मेरे मास्टर जैसे हो। आपके जाने के बाद मेरे गिने चुने करीबी लोगों में से एक बंदा मैं खो दूंगा। जिस पर पैट्रियार्क कहते हैं कि कोई भी दावत हमेशा नहीं रहती, हम पैदा होते और फिर मर जाते हैं। जब हेवन में असेंड होने का वक्त आएगा तब हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। यहाँ पर एडवाइजर दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या हेवन में वाकई इमॉर्टल्स होंगे। अगर मैं कभी एक इमॉर्टल बन पाया तो हेवन में जाने के बाद हमने जो एम्पायर खड़ा किया था उसे विटनेस कर पाऊंगा। थोड़ी देर बाद किन्मो पैट्रियार्क से मिलने पहुंच गया था। तब पैट्रियार्क उससे पूछते कि बताओ तुम्हें एडवाइजर का लेक्चर कैसे लगा। जिस पर किन्मो बताता है कि उनका फाउंडेशन बिल्कुल मेरे जैसा ही सॉलिड है मगर वो ऐसी हिम्मत कर सकते जो मैं कभी भी नहीं कर सकता। वो कुछ ऐसी बातें सोचते हैं जो हमारे हिसाब से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जब मैंने ग्रैंडपा चीफ से तलवारबाजी सीखी थी तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने तलवारबाजी की हर एक मिस्ट्री को सुलझा लिया, मगर आज पता चल रहा कि मेरा नॉलेज तो अधूरा था। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि सीखने की लिमिट हो सकती है मगर क्रिएटिविटी की बिल्कुल भी कोई लिमिट नहीं। अगर तुम हमेशा सीखते ही गए तो बस एक स्टूडेंट बन के रह जाओगे, लेकिन अगर तुमने अपनी एक भी मूव क्रिएट कर ली तो तुम बन जाओगे एक मास्टर। मैंने इंपीरियल एडवाइजर को यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें उनकी क्रिएटिविटी का अंदाजा आ जाए। वैसे ही बताओ तुम अभी तक गेट पर क्यों नहीं गए। जिस पर किन्मो कहने लगा कि आपने मुझे मिलने बुलाया था, अब आप ही बताओ भला ये बच्चा आपके हुक्म की नाफरमानी कैसे करेगा। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे बच्चे तुम तो मस्का मारने में माहिर हो। वो लोग काफी टाइम से हमारे गेट को ब्लॉक करके बैठे हैं मगर तुमने अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे ख्याल से जब तक तुम्हें अपना फायदा नजर नहीं आता तब तक तुम कोई काम नहीं करते। और इतना कहते साथ ही उन्होंने किन्मो को सीधे माउंटेन से नीचे धक्का दे दिया, जिसके चलते किन्मो जाकर लिन शुआन के सामने पटक गया था। मास्टर यांगजी कहने लगे कि बच्चा अभी भी एडवाइजर का लेक्चर अटेंड करके यहाँ आया है, जाओ जाकर इसका मुकाबला करो। इसलिए लिन शुआन ने तुरंत ही वहाँ पर एक विजन क्रिएट कर लिया जिसमें किन्मो भी एंटर कर चुका था। और अब किन्मो लिन शुआन को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं इंपीरियल अकेडमी का डिसाइपल हूँ, साथ ही मैंने कल्टीवेशन की 5 लुमिनरीज रैंक को अचीव किया। तो लिन शुआन भी उसे अपना नाम बताकर ग्रीट करने लगा।
वो कहता है कि मैं अपनी पावर्स को तुम्हारे लेवल पर सील्ड कर चुका हूँ। तो किन्मो से पूछता है कि क्या हम इस फाइट में वेपन्स का यूज कर सकते हैं। उतने में ही मास्टर यांग जी अपने डिसाइपल को बताने लगे कि इस बच्चे की सोर्ड से बहुत ही यूनिक सी ऑरा रिलीज हो रही है। मेरे ख्याल से जरूर से किसी फर्स्ट रैंकिंग वाले ऑफिसर की सोर्ड होगी। तो उन्होंने किन्मो को क्लियरली बता दिया कि इस बैटल में किसी सोर्ड का यूज नहीं होगा, तुम्हें बस अपनी वाइटल एनर्जी का ही इस्तेमाल करना है। तो अब ये लोग बस अपनी वाइटल एनर्जी के दम पर ही इस मुकाबले को शुरू कर चुके। यहाँ पर किन्मो अपने थंडर पावर को एक्टिवेट कर देता है और वहीं पर लिनशान ने इनियांग एनर्जी का यूज किया, जिसके बाद इन दोनों में घमासान बैटल की शुरुआत हो गई। यहाँ पर किन्मो लिनशान के हर एक अटैक को डॉज करते हुए उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे लिनशान काफी दूर तक पुश हो चुका और अब वो अपने थंडर ड्रैगन का यूज करते हुए सीधे लिनशान की तरफ आगे बढ़ता है। मगर किन्मो ने नोटिस किया कि ये बंदा उसकी सारी एनर्जी को कलेक्ट करते हुए एक जगह जमा कर रहा और फिर लिनशान ने उसे थंडर बॉल को बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पर किन्मो ने अपनी वाइटल एनर्जी से पिक स्लेइंग ब्लेड फॉर्म कर ली थी, जिससे वो लिनशान पर कई सारे हमले करने की कोशिश करने लगा और फिर थोड़ी देर में वो ब्लेड उसने एक स्पीयर में तब्दील कर दी। मगर लिनशान उसके हर एक अटैक को काउंटर करके अपनी एनर्जी से एक सोर्ड फॉर्म कर लेता है, जिसका यूज करके उसने किन्मो के अटैक को काउंटर कर दिया। साथ ही साथ वो इनियांग सिजिल बनाते हुए उन्हें किन्मो पर हिट करने लगा, जिससे किन्मो बाल बाल बचते हुए उनके ऊपर अपनी एनर्जी को स्टिक कर देता है, जिसके चलते ये सिजिल अब लिनशान के ना होकर किन्मो के बन चुके थे। ये सब देखकर ही लिनशान थोड़ा सा पैनिक हो गया। किन्मो ने यहाँ पर उसी की एनर्जी का यूज करके ढेर सारी सोर्ड फॉर्म कर ली थी और अब वो लिनशान के काफी करीब पहुंच गया। यहाँ पर लिनशान अपनी मिस्टिक पावर का यूज करते हुए किन्मो के अटैक को रोकने लगा। तभी किन्मो उससे कहता है, बताओ क्या तुम एट द सेम टाइम मेरी और खुद की पावर्स का मुकाबला कर पाओगे। और अब वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर किन्मो नीचे आ गया। यहाँ पर मास्टर यांगजी कहने लगे कि शायद यही एडवाइजर की बताई हुई कॉइलिंग सोर्ड स्टाइल है। ये टेक्निक तो वाकई गजब की थी। जिसके बाद लिनशान से कहने लगे कि अगर तुम इस मुकाबले को जीतना चाहते हो तो तुम्हें फाउंडेशनल सोर्ड टेक्निक का यूज करना होगा। जो सुनते साथ ही लिनशान ने अपने मिस्टिक आर्ट का यूज करते हुए अपनी ही ओन फोर्स को एक फॉर्मेशन जैसा शेप दे दिया। मास्टर बता रहा था कि ये हमारे डाविस सेक्ट की फाउंडेशनल सोर्ड टेक्निक है, जिसके टोटल 14 चैप्टर्स लिखे गए। हर एक सोर्ड स्ट्राइक एक चैप्टर मानी गई, जिसमें हम अपने सोर्ड इंटेंट का यूज करके सेलेस्टियल साइकिल को फॉर्म कर सकते। इसके बस दो ही एलिमेंट्स होंगे, यिन और यांग। किन्मो ने देखा कि वो एक विजन में जा चुका है, जहाँ पर वाइटल एनर्जी के जितने भी स्ट्रैंड्स थे वो किसी न किसी इंटरसेक्शन के साथ मूव हो रहे, यानी कि कभी भी यिन और यांग को रिवर्स कर पाएंगे। सर्कल तो कोई भी बना सकता, मगर इन दोनों एलिमेंट को कर्व करके रिवर्स करना ये बहुत ही पेचीदा मामला होगा। वहीं पर पैट्रियार्क भी लिनशान की इस मूव को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो सोचते हैं कि इस बंदे ने कैलकुलेशंस पर काफी ज्यादा काम किया है। उतने में ही किन्मो खुद को चार्ज अप करते हुए कहने लगा कि ग्रैंडपा चीफ ने मुझे तलवारबाजी सिखाते वक्त बताया था कि कोई आत्मा भी उनकी तलवार की धार से बच नहीं सकती, इससे हम गॉड्स को भी घायल कर सकते। फिर तो तुम सिर्फ मेरे जैसी एक मामूली से कल्टीवेटर हो। यहाँ पर लिनशान ने अपनी इनियांग रिवर्सर का यूज करते हुए किन्मो पर अपनी सोर्ड रिलीज कर दी और वहीं पर किन्मो ने भी अपने ग्रैंडपा ने सिखाई हुई सोर्ड मूव को एक्टिवेट कर दिया, जिसे देखकर ही यांगजी की तो होश ही उड़ गए थे। वो कहते हैं कि ये तो गॉड स्लेइंग सोर्ड आर्ट है। जब तुम अपने दिल में किसी गॉड को जगह नहीं दोगे तब तुम खुद ही एक गॉड बन जाओगे। जैसे ही तुमने गॉड की इबादत की तुम्हें पाथ खो दोगे। बस गॉड्स को स्ले करके ही तुम्हारे माइंड को एक क्लैरिटी मिलेगी। यही इस गॉड स्लेइंग सोर्ड आर्ट का मतलब था। यहाँ पर किन्मो लिनशान की हर एक मूव को काउंटर कर रहा था। लिन की सोर्ड यहाँ पर काफी ज्यादा लॉन्ग भी हो सकती थी और उसी वक्त शॉर्ट भी हो सकती, मगर किन्मो की गॉड स्लेइंग सोर्ड आर्ट के सामने उसका फॉर्मेशन ब्रेक होने लगा। हर जगह बस किन्मो की तलवारें बरसती जा रही थी, जिनके दरमियान इन दोनों में हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहाँ पर किन्मो पूरी तरह से लिनशान पर भारी पड़ गया था और अब वो अपने एक फाइनल स्लैश में लिनशान को घायल करते हुए अपनी सोर्ड आर्ट पेंटिंग को कंप्लीट कर चुका। यहाँ पर लिनशान किन्मो को बता रहा था कि तुम्हारी सोर्ड टेक्निक तो कमाल की थी, मगर जब मैंने तुम्हारी सोर्ड ऑरा को ट्रेस किया तब मुझे तुम्हारे अंदर एक कमी नजर आई। तुम्हारी लेफ्ट शोल्डर ही तुम्हारा सबसे भयानक वीकनेस है। और अब वो किन्मो के उसी वीकनेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर किन्मो भी अपनी सोर्ड का यूज करते हुए उसके हमलों को काउंटर करता है। हालांकि लिनशान ने जैसे तैसे उसके शोल्डर में अपनी तलवार घुसा दी थी, जिस पर किन्मो कह रहा था कि तुमने बस अपना पूरा फोकस मेरे लेफ्ट शोल्डर पर किया और इसी वजह
से आज तुम हार जाओगे। यहाँ पर किन्मो उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज करते हुए लिनशान को बुरी तरह से घायल कर देता है। वो बंदा किन्मो के एक भी हमले को रोक नहीं पाया था और फाइनली उसकी हार हो गई। किन्मो को जीतता हुआ देखकर पैट्रियार्क के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इधर मास्टर यांगजी लिनशान से कहने लगे कि जल्दी से मेडिसिन लेकर अपनी इंजरीज को हील करो, मगर तभी लिनशान किन्मो का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी तलवारबाजी मुझसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। मैं बस उसे देख पाया और ब्रेक नहीं कर सका, इसलिए मैं हार मानता हूँ। जिसके बाद यांगजी अपने डिसाइपल को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। इधर स्पिरिचुअल बर्ड अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर सबको बताने लगी कि वो डाओइस्ट यहाँ से जा चुके हैं। हमारी इंपीरियल एकेडमी ने ये चैलेंज जीत लिया। जो सुनते साथ ही सभी मास्टर्स के चेहरे पर स्माइल आ गई। इनफैक्ट एक खबर पूरे सेक्ट में फैल चुकी थी। सभी डिसाइपल्स खुशी से झूम उठे। यहाँ पर वेयोंग कह रहा था कि जिसने भी उस डाओइस्ट को हराया होगा वो बंदा ही हमारा रोल मॉडल बनेगा। वहीं पर मास्टर लिंगन कहने लगा कि हमारी इंपीरियल एकेडमी तो टैलेंटेड बच्चों से खचाखच भरी पड़ी है। हम सब की इतने सालों की मेहनत आज रंग लाई। और उतने में एल्डर बाशन वहाँ आकर कहने लगे कि यू खुद की तारीफें करना बंद कर दो, क्योंकि जिस बंदे ने डाओइस्ट को हराया है उसने आज तक तुम लोगों से एक भी लेक्चर नहीं लिया था। उसने तो बस एडवाइजर का ही लेक्चर अटेंड किया है। जो सुनते साथ ही इन सभी मास्टर्स के दिल टूट गए। उतने में वहाँ पर पैट्रियार्क भी पहुँच जाते हैं। वो कह रहे थे कि आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स को ट्रेनिंग देना कोई मुश्किल नहीं, मगर ट्रू जीनियसेस को शेप देना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। अगर अब हमें दोबारा से जलील नहीं होना तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इधर किन्मो उन दोनों डाविस्ट को वहाँ से जाता हुआ देख रहा था और यहाँ पर हमें किन्मो के हाथ से खून बहते हुए नजर आता है, यानी कि उसने अपनी इंजरीज को हाइड किया। वो कह रहा था कि गोल्डन सिल्क वर्म के आउटफिट ने भले ही इस बंदे की सोड के शार्प एज को ब्लॉक किया हो, मगर ये आउटफिट उसके स्ट्राइक की फोर्स को रोक नहीं पाया। यार ये डाओइस्ट सेक्ट वाले लोग इतने कमीने कैसे हो सकते? उन्होंने मुझे घायल तो किया मगर जाते वक्त कोई मेडिसिन भी नहीं दिया। अरे इनका छोड़ो, पैट्रियार्क भी अपने यंग लीडर को फुल टू इग्नोर मार रहे। साला यहाँ पर अपन की तो जरा भी इज्जत नहीं है। और ये सब वो पैट्रियार्क को देखकर जानबूझ के बोल रहा था। वहीं पर पैट्रियार्क एक बीस्ट को घूरने लगे जो कि हमेशा इन स्टेप्स पर स्टैचू जैसा पड़ा रहता था, और अब वो पैट्रियार्क को देखकर काफी ज्यादा लाड में आ गया। तो पैट्रियार्क उसे किन्मो के पास जाने का इशारा कर देते हैं। इधर किन्मो तो उसे देखकर ही हैरान था। वो कहता यार मुझे तो लगा था कि तुम कोई स्टैचू हो। और उतने में ये स्पिरिचुअल बीस्ट किन्मो के हाथ को चाट लेता है। उसके सलाइवा से किन्मो के जख्म पूरी तरह से भर गए थे। इतनी तेज हीलिंग को देखकर तो किन्मो के होश ही उड़ गए। वो उसकी सलाइवा को चेक करते हुए पूछता है कि ये ड्रैगन सलाइवा है या फिर किलिन सलाइवा। ये सब छोड़ो, ये तो एक गजब का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है। भाई ड्रैगन, ओ सॉरी किलिन, खैर छोड़ो तुम जो कोई भी हो, आज के बाद मैं तुम्हें ड्रैगन किलिन बुलाऊंगा। क्या प्लीज तुम अपनी सलाइवा मुझे दे सकते हो? मगर वो ड्रैगन किलिन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, तो किन्मो ने उसे खट्टी चीजें दिखाना शुरू कर दी, जैसे कि नींबू, ऑरेंज या फिर इमली। किन्मो को लग रहा था कि इन खट्टी चीजों को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाएगा, मगर वो बीस्ट तो फुलटो भाव खा रहा था। अब वो ड्रैगन किलिन उसे बताने लगा कि फॉरेस्ट में एक ग्रेट ग्रीन ऑक्स है। उस ग्रीन ऑक्स पर मेरी कई सौ सालों से नजर थी। अगर तुम उसे मेरे पास लेके आए तो मजा ही आ जाएगा। और फिर उस ग्रीन ऑक्स का जिक्र करते ही उसके मुंह से थोड़ी सी सलाइवा टपकने लगी, जिसे किन्मो तुरंत ही अपने कंटेनर में भर लेता है। वो सोच रहा था कि अगर इस पावरफुल सलाइवा को हासिल करना है तो मुझे उस ग्रीन ऑक्स को यहाँ पर लाना ही पड़ेगा। इसलिए उस ड्रैगन किलिन को बताने लगा कि सीनियर ब्रदर बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बचपन से ही भेड़ बकरियों को चराते आ रहा हूँ, तो मैं उस ऑक्स को भी हैंडल कर लूंगा। इधर एम्परर एडवाइजर को बता रहे थे कि डाविस्ट सेक्ट के लोग काफी ज्यादा जिद्दी थे। जब तक उन्हें बुरी तरह से हराया नहीं गया तब तक वो यहाँ से दफा नहीं हुए। खैर मुझे तो इस बात से सुकून मिला कि अब हमारे एकेडमी के पास एक रेयर टैलेंट मौजूद है, जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि हर एक इरा में एक तो रेयर टैलेंट पाया जाता। लेकिन हमारा यांगकांग नेशन सिर्फ गिनी चुनी जीनियसेस पर निर्भर नहीं रह सकता, फिर तो हम में और बाकी के मेजर फैक्शन में कोई फर्क नहीं रहेगा। जो सुनकर एम्परर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते ही बताया एडवाइजर इस पर आपकी क्या सलाह है? जिस पर एडवाइजर बताने लगे कि हमने अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। हमारा एक जीनियस होगा जो कि जीनियसेस की पूरी जनरेशन को ही लीड करेगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यांगजी की मुलाकात एक और दूसरे मास्टर से हो गई, जो कि यांगजी से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी ट्रिप 3 दिनों तक चली, जिस पर यांगजी ने ना में जवाब दिया। अब ये सुनते साथ ही वो मास्टर डिसअपॉइंट होकर कहने लगा कि इंपीरियल एकेडमी के पास वाकई टैलेंटेड डिसाइपल्स हैं, मगर अफसोस कि उस एकेडमी की बागडोर इवन लोगों के हाथों में है। यहाँ पर वो एडवाइजर के रिगार्डिंग बात कर रहा था, जिसके बाद अपने डिसाइपल से कहने लगा कि बच्चे अब तुम भी इन जीनियस से नॉलेज हासिल करोगे। इधर यांगकांग के सभी स्कॉलर्स सोच में पड़ गए कि आखिर किस महान बंदे ने उस डाविस लिन शुआन को हराया होगा। वो आसपास पूछने लगे कि क्या तुमने उस बंदे को देखा था, मगर
मगर किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। तभी शिव बताने लगा कि मेरे ख्याल से सीनियर शेन ने ही उस डाविस्ट को हराया होगा और वो अपनी स्किल्स और जीत को छुपा के रख रहे। जिस पर सीनियर शेन कहने लगा कि मैं 2 दिनों से सोया नहीं था, मैं तो अपनी 80% स्ट्रेंथ को भी बाहर नहीं निकाल सकता, तो भला मैं उस बंदे को हरा कैसे सकता हूँ। जो सुनकर सी कहने लगी कि शायद किन्युन ने उसे हराया होगा। जिस पर किन्युन खुद की तारीफें करते हुए कहने लगा कि चाहे वो कॉम्बैट टेक्निक हो, स्पेल्स हो या फिर सोर्ड प्ले, मैं तो इन सब में झकास हूँ। मगर जैसे ही डिसाइपल्स ने उसे गुस्सा दिखाया तो उसने तुरंत ही टॉपिक को बदलते हुए कहने लगा कि मैं इन सब में बिल्कुल भी माहिर नहीं। तभी एक यंग मास्टर कहने लगा कि उस दिन वो बेवकूफ आउटकास्ट चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि उसने अपनी वाइटल एनर्जी की ट्रेल को मास्टर कर दिया। अरे यार, ये तो कितनी बेसिक चीज है, और फिर क्या उसका उन सभी के सामने मजाक बन गया। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उस आउटकास्ट ने डाविस्ट को हराया होगा। जो सुनते साथ ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। वहीं पर सेकंड प्रिंस यूशु को लग रहा था कि उसके ही किसी भाई ने सीक्रेटली डाविस्ट को हरा दिया होगा। ये लोग तो हमेशा कमजोर होने का दिखावा करते हैं, मगर असल में वो अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहे थे। तभी यूजी कहती, भाई मेरे ख्याल से उस चरवाहे किन्मो ने ही उसे हराया होगा। हालांकि यूशु को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो कह रहा था कि किन्मो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसे मिरेकल हीलर भी कहा जाता। साथ ही उसने हमारे ग्रैंड मदर की भी जान बचाई, मगर फिर भी वो ग्रेट डाचू का आउटकास्ट है। इसलिए तुम उस बंदे पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। अगर तुम उसे इतना ही ज्यादा पसंद करती हो तो हम उसे पैलेस में यूनुक की पोजीशन दे सकते हैं। सो गाइस, यूनुक यानी कि एक ऐसा बंदा जिसके रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स को रिमूव किया हो, ताकि वो कभी किसी लड़की के साथ इंटीमेट ना हो पाए। और ऐसे बेकार सुझाव को सुनते ही प्रिंसेस यूजी ने अपने भाई पर पंचे सीट करना शुरू कर दिए। और उतने में ही हॉन्ग कहने लगी कि 2 और लोग माउंटेन गेट पर आ चुके हैं। शायद ये ग्रेट थंडर साउंड स्कूल का जेन मास्टर होगा, जो कि अपने डिसाइपल के साथ यहाँ आया है। वहीं दूसरी तरफ किन्मो हुलिंग के साथ ग्रीन ऑक्स को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट में पहुंच गया था। वो कह रहा था कि पता नहीं इस ग्रीन ऑक्स ने ऐसा क्या किया था जो ड्रैगन किलिन उसे खाने के लिए इतना ज्यादा बेकरार हो गया। और उतने में ही उन्हें अकेडमी की बेल रिंग सुनाई देने लगी, तो किन्मो ने अपनी हेवनली आईज का यूज करते उस जेन मास्टर को देख लिया। वेल, यहाँ पर शिव उस जेन डिसाइपल का मुकाबला करने पहुंच चुका था। उसने जैसे उस डिसाइपल पर पाम अटैक हिट किया, वो बंदा अपने पाम से उसे काउंटर कर लेता है। उसके पास ऐसी गजब की डिवाइन पावर्स थी कि शिव के कपड़े दोबारा से उतर गए। सीनियर शेन कह रहा था कि ये बंदा बुद्धिज्म की बात को फॉलो करता है। इसने अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना के अपने जेन हार्ट को टेम्पर किया, और अब इस बंदे के पास बुद्धा हार्ट है। जितनी देर तक ये फाइट चलती रहेगी उतना ही इसका बुद्धा हार्ट स्ट्रांग बनेगा। तो अब इस जेन डिसाइपल ने यांगकांग के कई सारे डिसाइपल्स को इजीली हरा दिया। इंपीरियल एकेडमी एक बार फिर से जलील होने लगी। तो हांग शेन से कहने लगी कि आप कब तक तमाशा देखने वाले हो, जल्दी से जाकर उन दोनों को यहाँ से भगा दीजिए। इधर किन्मो और हुलिंग एक झाड़ी के पीछे छुपकर उस ग्रीन ऑक्स पर नजर रखे हुए थे, जो कि फिलहाल फूलों के साथ खेल रहा था। मगर उसे भी तुरंत ही इन दोनों की मौजूदगी का एहसास हो गया, इसलिए वो चिल्लाते हुए पूछ रहा था कि बताओ कौन मेरी जासूसी कर रहा। जैसे उसने अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज की, इनका पौधा गायब होकर बस उसकी लकड़ियां ही बाकी रह गई। और अब ये दोनों बड़े ही अजीब तरीके से उसे देखकर फ्रेंडली स्माइल करने लगे। हालांकि ग्रीन ऑक्स तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। वो कह रहा था, सालो तुम्हारी इस घटिया सी हंसी को देखकर ही पता चल रहा कि तुम दोनों एक नंबर के कमीने हो। तो किन्मो उससे कहने लगा कि मिस्टर बेल जी प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। मगर वो बेल तो साइज में ह्यूज बनकर कहने लगा कि मुझे मस्का मारने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि उतना मस्का तुम्हारे पास होगा भी नहीं। और अब उसने सीधा इन पर पंच हिट कर दी। मगर किन्मो और हुलिंग ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। वहीं पर हुलिंग किन्मो से कह रही थी कि तुम तो एकेडमी में किसी की भी धुलाई कर सकते हो, फिर इस बेल को देखकर तुम्हारी इतनी क्यों फट गई। और तभी उस ऑक्स ने इन दोनों को अपने हाथों के नीचे कुचलने की कोशिश की, मगर अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर इन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है। इधर उस बेल ने देखा कि दोनों तो वहाँ से फिसल गए हैं, और उतने में उस ऑक्स को अपना प्यारा मास्टर बाशान नजर आया। तो तुरंत ही छोटे मोटे आंसू बहाते हुए सीधे जाकर अपने मास्टर को गले लगा लेता है। साथ ही साथ वो बताने लगा कि किसी ने मुझे बुली करके हमारे गार्डन की सब्जियां चुराने की कोशिश की। इधर मास्टर बाशान की तो कमर की हड्डी टूट गई, इसलिए तुरंत ही उस ऑक्स को दूर पुश करके पेड़ पर पटक देते हैं। जिसके बाद वो ग्रीन ऑक्स से पूछने लगे कि बताओ इतनी हिम्मत किसमें थी जो मेरे प्यारे बैल को परेशान करे। तो ग्रीन ऑक्स कहने लगा कि एक लफंगा लड़का और उसके साथ एक चालाक फॉक्स थी, उन दोनों ने मुझ पर नजर रखी और फिर मुझ
मुझ पर हमला कर दिया। वेल ये डिस्क्रिप्शन सुनते ही मास्टर बाशान समझ गए थे कि यहाँ पर किन्मो की तारीफें हो रही, तो ग्रीन ऑक्स से कहने लगे कि बस तुम देखते जाओ कैसे मैं उस बच्चे की धुलाई करता हूँ। इधर किन्मो और हुलिंग जोर जोर से चिल्लाती हुई तुरंत ही उस पोर्टल से बाहर आ गए। दरअसल पैट्रियार्क ने उन्हें उस बैल के हाथों कुचलने से बचा लिया था। किन्मो तो तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि पैट्रियार्क आपने एक डेमोनिक हैंड का यूज करके हमें उतनी दूर से दबोचकर यहाँ पटक दिया। क्या ये आपकी 5 घोस्ट ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक थी? मेरे ख्याल से ये हेवनली ग्रैंड टूम में मेंशन्ड है। वेल यहाँ पर किन्मो ने फुल टू मस्का मार रहा था ताकि पैट्रियार्क उसे ये टेक्निक सिखा दे। अब यहाँ पर पैट्रियार्क उसकी तरफ प्याली सरकाते हुए बता रहे थे कि जेन मास्टर अपने डिसाइपल को लेकर यहाँ पर आ चुका है। और इसी दरमियान हमें पैट्रियार्क का हाथ भी दिखाया गया जो कि उनकी असली एज को शो कर रहा था। किन्मो कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ वो लोग ग्रेट थंडर साउंड स्कूल से बिलोंग करते हैं। मैं उस जेन मास्टर से पहले भी एक बार मिल चुका हूँ। मेरे ख्याल से उस बंदे का नाम है जिंगमिंग। वो हमारे ग्रैंडपा माँ को जूनियर ब्रदर बुलाता था और अगर उसके डिसाइपल की बात की जाए तो मैं उसके बारे में नहीं जानता। जिस पर पैट्रियार्क कह रही थी कि डाओइस्ट सेक्ट अपनी क्राफ्टिंग टेक्निक के लिए फेमस है और जिसने भी इस क्राफ्टिंग में महारत हासिल की होगी सिर्फ उसे ही डाओइस्ट सन के टाइटल से नवाजा जाता। तो जिसके साथ तुमने फाइट की थी वो लिनशुआन एक डाओइस्ट सन है, मगर ये लोग जेन सेक्ट से बिलोंग करते जिनका सोल पर्पस होता है माइंड की स्टडी करना। जिसके पास डीपेस्ट विजडम और प्योरेस्ट हार्ट हो उसी को जेन सन कहा जाता। और आज एक जेन सन हमारे माउंटेन गेट को ब्लॉक कर रहा। जिस पर किन्मो कह रहा था, पैट्रियार्क क्या हमारी एकेडमी इतनी ज्यादा कमजोर है? जब देखो तब लोग आते और हमारे गेट को ब्लॉक कर देते। और मैंने तो हाल ही में एकेडमी को ज्वाइन किया था, इसलिए मैं इन मसलों में नहीं फंसने वाला। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद एल्डर को हंसी आ रही थी। किन्मो बता रहा था कि अगर हमारे ग्रेट डाचू में ऐसे ही कोई घुस जाता तो हम सब ने मिलकर उन्हें खत्म कर दिया होता। तभी पैट्रियार्क उसी गुस्से में कहने लगे कि मैं ये बोल रहा था कि ये जेनसन यहाँ आ चुका है मगर तुम अभी तक उसका मुकाबला करने नहीं गए। तो किन्मो कहते हैं, हाँ मैं गया तो था मगर वहाँ की कुटाई देख कर ही वापिस आ गया। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क गुस्से में किन्मो की तरफ आगे बढ़ने लगे, जो देखकर ही बेचारी हुलिंग तो डर के मारे ही उन्हें चाय ऑफर करती है। वो कहती पैट्रियार्क की गर्मा गर्म चाय पीकर अपने गुस्से को ठंडा कीजिए। तो पैट्रियार्क भी उसकी चाय एक्सेप्ट करते हुए किन्मो से कहने लगे कि सभी स्कॉलर्स उसे चैलेंज करने गए मगर तुमने ऐसा नहीं किया। जिस पर किन्मो कहता है कि मैंने ऑलरेडी उस डाओइस्ट सन लिनशुआन को हरा दिया था और उसने मेरे हाथ में बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क ने अपनी प्याली जोर से नीचे पटक दी। तो किन्मो कहता है, हाथ पर कोई निशान नहीं मगर मेरे कंधे का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, इसलिए मुझे हील होने में वक्त लगेगा। अगर तब तक कोई और उससे फाइट करे तो मेरी तो जान छूट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीनियर शिन जेनसन को चैलेंज करने पहुंच गया। वह ये बंदा 5 ल्यूमिनरीज रेल्म पर है। वहीं पर वो जेनसन उसे अपना नाम फुजिन बताता है जो कि ल्यूहे रेल्म पर होने की वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके शिन के लेवल के साथ मैच किया ताकि इन दोनों का मुकाबला एकदम इक्वल पावर के साथ किया जाए। और अब वो अपनी बुद्धा हार्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर चुका। वहीं पर शिन ने भी अपनी बड़ी शानदार सोट टेक्निक का यूज करते उस बंदे पर तलवारों की बारिश करना शुरू कर दी मगर उस बंदे की गोल्डन बेल उस हर एक अटैक को काउंटर करने लगी। यहाँ पर शिन ड्रिलिंग सोर्ड स्टाइल का यूज करते उस बंदे की बेल को पियर्स करने की कोशिश कर रहा था जिससे थोड़ी देर में वो बेल ब्रेक हो जाती है। ये देखकर तो वेयोंग काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ पैट्रियार्क किन्मो की इंटरनल इंजरीज को चेक करते हुए बताने लगे कि तुम्हारी वाइटल एनर्जी का फ्लो लेफ्ट शोल्डर में काफी ज्यादा धीमा हो चुका और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने एक इनकम्प्लीट टेक्निक का यूज किया था। जिसके बाद वो बड़े ही गुस्से में किन्मो को हील कर देते हैं। किन्मो कह रहा था कि बचपन से ही मैं इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दरअसल इस टेक्निक को ओवरलॉर्ड बॉडी ट्रिपल एलिक्सर स्किल कहा जाता है। मुझे तो लगा था कि ये टेक्निक कंप्लीट होगी। और अब वो पैट्रियार्क को अपना मैनुअल भी शो करने लगा जिसे देख पैट्रियार्क कह रहे थे कि ऐसी किसी टेक्निक के बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। वेल उन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि तो विलेज चीफ ने किन्मो को चूना लगाने के लिए फेक टेक्निक इजाद की थी। किन्मो कहने लगा कि हमारे चीफ काफी ज्यादा स्मार्ट है, मेरे ख्याल से वो आपसे भी ज्यादा होशियार होंगे। जिस पर पैट्रियार्क हंसते हुए कहने लगी कि हाँ ये बुढ़ा तो है काफी ज्यादा तेज। दरअसल उन्हें समझ आ गया था कि चीफ ने किन्मो को बचपन से ही उल्लू बनाया है। वो कह रही थी कि टियानलू टावर में मैंने ऐसी एक टेक्निक की डायग्राम बनाई थी। तो किन्मो कहता है प्लीज मास्टर मेरे लिए इसे पूरा कर दीजिए वरना फिर मेरी शोल्डर की इंजरी कभी ठीक नहीं होने वाली। तो पैट्रियार्क ने उसके मैनुअल में कुछ और मूव्स ऐड कर दी। वो कहने लगे कि अभी भी इनकम्प्लीट है मगर जब तुम सेक लीडर बनने के बाद ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक को मास्टर करोगे तब शायद तुम खुद ही इस टेक्निक को
को कंप्लीट कर पाओगे। इधर किन्मो को थोड़े बहुत मिसिंग पीसेस मिलने के बाद वो पैट्रियार्क से थैंक्स बोल रहा था। वो उसे बताते हैं कि ग्रैंड टूम ऑफ हेवनली डीमंस में जो कुछ भी लिखा गया वो पास डाउन किया जाता है। ये काम कोई भी कर सकता, मगर ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक को बस एक सेक्ट लीडर ही पास डाउन कर सकता और इसे सिर्फ एक सेक्ट लीडर ही मास्टर करेगा। किसी और को ये टेक्निक सीखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। जब तुम्हारा असेंशन होगा तब ली टियानशिंग ही ये टेक्निक तुम्हें पास डाउन करेगा। ली टियानशिंग का नाम सुनकर ही किन्मो थोड़ा सा चौंक गया। वो कहने लगा कि ली टियानशिंग तो वही बंदा है ना जिसे हमारी ग्रैनी सी ने शादी की पहली रात ही मार दिया था। जिस पर पैट्रियार्क जवाब देते हुए कहने लगे कि सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बस एक बार मैं तुम्हें लीडर बना दूं, फिर तुम्हें सीधे दुनिया घूमने चला जाऊंगा। इस दुनिया में ऐसी कई सारी लोकेशंस और प्लेसेस है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा। हमारे एनफोर्समेंट एल्डर भी मेरे साथ जाएंगे ताकि जब मेरा आखिरी वक्त आए तब मैं अकेला ना रहूं। एल्डर मुझसे अलविदा कहने के लिए मेरे साथ रहेंगे। मेरे अंतिम संस्कार के बाद वो मेरी अस्थियां लेकर डीमन सेक्ट वापस आ जाएंगे। उनकी ये सारी बातें सुनकर किन्मो का दिल पूरी तरह से बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि पैट्रियार्क इस दुनिया को छोड़कर चले जाए। इधर शेन और फूजिन में जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। यहाँ पर शेन ऑफेंड और फूजिन डिफेंड का काम कर रहा था। फूजिन के पास तो कोई वेपन नहीं, मगर फिर भी वो बंदा अपने पाम अटैक से ही शेन को डोमिनेट करने लगा। साथ ही यहाँ पर फूजिन ने वज्रा बॉडी का यूज करते हुए इसे सप्रेस करने की कोशिश की, मगर शेन भी इतनी जल्दी हार नहीं मानता। जो देख मास्टर जिंगमिंग समझ गया कि ये बंदा इंपीरियल एकेडमी के टॉप जीनियस में से एक होगा, इसलिए वो फूजिन से कहने लगा कि अपनी और ताकत का इस्तेमाल करो। तो फूजिन ने शेन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया और इस तरह से शेन ये मुकाबला हार चुका था। मगर उसने जेन सन से टोटल 10 मुक्के खाने के बाद हार मानी, यानी कि सीनियर शेन काफी ज्यादा पावरफुल था। अब सीनियर शेन के हारने के बाद सभी लोग मायूस होकर गेट से रवाना हो गए, मगर सी अभी भी वहीं पर मौजूद थी। इधर पैट्रियार्क किन्मो से कहते हैं कि मैंने तुम्हें ढेर सारी मूव्स का नॉलेज दिया, एडवाइजर को भी लेक्चर के लिए बुला लिया ताकि तुम्हारा फायदा हो जाए, मगर तुम अभी भी उस जेन सन का मुकाबला करने नहीं गए। अब जल्दी से मुझे इसकी वजह बताओ। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें ज्ञान पेलने के लिए मैं एम्परर को यहाँ बुलाऊं? जो सुनते साथ ही किन्मो एम्परर के बारे में सोचने लगा। जब फर्स्ट टाइम उसने एम्परर का लेक्चर सुना उसी वक्त वो एम्परर पर फिदा हो गया। तो वो कहते हैं पैट्रियार्क हमारे एम्परर इस यांगकांग नेशन के सबसे पावरफुल पर्सन है, अगर वो लेक्चर देने आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क उसके सिर पर फटका लगाते हुए कहने लगे कि ये तो होने से रहा, तुमने ऑलरेडी ढेर सारा नॉलेज ठूस लिया है और इतना ही नहीं तुमने तो मुझे ब्लैकमेल भी किया, वो भी बिना कुछ बोले। अब अगर मैं तुम्हारे जैसे छुटको बच्चे से इतना मैनिपुलेट हो गया तो बताओ फिर मेरी क्या इज्जत रहेगी। जिस पर किन्मो कहता है सीनियर वो छोड़ो, मैं तो कुछ और ही बात से परेशान हूँ। देखिए डाउवी सेक्टर थंडर साउंड स्कूल ये दोनों भी मेजर फैक्शन में काउंट किए जाते और इन्होंने बारी बारी यहाँ आकर हमें चैलेंज भी किया, मगर अभी तक हमारी हेवनली डीमन सेक्ट ने कोई हरकत नहीं की। मेरे ख्याल से हमने भी इस यांगकांग एकेडमी के नाक में दम करना चाहिए। मैं तो खुद ही हेवनली डीमन सेक्ट का यंग लीडर हूँ, तो मैंने ही माउंटेन गेट पर जाके रास्ता ब्लॉक कर देना चाहिए ताकि इन लोगों को हमारे सेक्ट की पावर्स का अंदाजा आ जाए। जो सुनते साथ ही बेचारे एल्डर को तो ठसका ही लग गया। वहीं पर पैट्रियार्क कहने लगे लड़के क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अलावा इस जेनसन को कोई हरा नहीं सकता? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत हो। अब मिडनाइट होते ही एक बंदी फूजिन से मिलने पहुँच गई। वो कह रही थी फूजिन मैंने सुना है तुम्हारे पास सबसे प्योरेस्ट हार्ट है और इस चकाचक जगमगाते हुए हार्ट को पॉलिश करने के लिए तुम्हें फाइट करके बुराई को मिटाना पड़ता, साथ ही तुम अपने दिल के पास डस्ट को आने भी नहीं देते। हालांकि मैं तुम्हारे इस दिल को थोड़ा सा मैला करने की कोशिश तो जरूर करूंगी। वेल ये बंदी सी थी और इसका असली नाम है युन शियांग। शियांग फूजिन से कहने लगी कि मैं तुम्हारे दिल में खलबली मचाना चाहती हूँ और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। फूजिन शियांग के हर एक अटैक को काफी तेजी के साथ काउंटर कर रहा था, साथ ही साथ उस पर लाते और मुक्के भी बरसाने लगा। दरअसल पैट्रियार्क ने किन्मो को जो ताना मारा था कि तुम्हारे अलावा कोई और भी है जो इस जेनसन को हरा सकता, वेल यहाँ पर वो शियांग के बारे में ही बात कर रहे थे। इधर फूजिन निर्वाणा सील को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक कर देता है, मगर शियांग समय रहते साइड में हट गई। इनफैक्ट वो अब उसके बुद्धा हार्ट के फॉर्म के पास आ जाती है और उसे चिढ़ाने के लिए उसने फूजिन की टकली पर टिचकी मार दी, जिससे तो वो बंदा और भी ज्यादा इरिटेट होने लगा। इधर किन्मो बेवजह ही पैट्रियार्क का दिमाग गर्म कर रहा था। वो कहता है कि हम इन नमूनों को हमारे गेट को ब्लॉक नहीं करने देंगे, क्यों ना हम भी जाकर उनके गेट्स को ब्लॉक कर दें। जिस पर पैट्रियार्क कहते हैं हाँ ये तो हम कर सकते हैं, मगर बताओ क्या गेट को ब्लॉक करने के लिए तुम जाओगे? जिस पर किन्मो भी उनसे उल्टा
सवाल पूछते हुए कहने लगा कि एम्परर यहाँ पर लेक्चर देने आएंगे क्या, जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क ने उसे वहाँ से गायब करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ फूजिन अपनी एक और टेक्निक का यूज करते हुए शियांग पर डिवाइन आर्टिफैक्ट से हमला करने लगा। तो इस बंदी ने भी अपनी हजारों लाखों तलवारें एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर स्लैशेस की एक स्ट्रिंग बना ली, जो देखकर ही फूजिन के तो मानो होश ही उड़ चुके थे। इधर पैट्रियार्क कहने लगे कि ये कमीना बच्चा तो मेरी एक बात भी नहीं सुनता, मगर मुंह चलाने में तो ये माहिर है। जिस पर एल्डर कह रहे थे कि अब ये मत बोलिए कि आपको इसमें मजा नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से वो बच्चा आपको जानबूझकर उकसाता है और आप उसमें एंजॉय करते हो। अब ये सुनते साथ ही पैट्रियार्क की हंसी छूट गई। वो कहते हैं कि बच्चा मुझे हंसाने की बार बार कोशिश करता है और मुझे भी उसकी ये हरकतें काफी ज्यादा पसंद आती। वैसे किन्मो ने एक बात एकदम सही बोली कि हमने भी इन अपोनेंट्स के गेट को ब्लॉक करना चाहिए। वो लोग बगावत की प्लानिंग बना रहे तो क्यों ना बगावत करने से पहले उन्हें नॉकआउट कर दिया जाए। इधर फूजिन की तो पूरी तरह से फटेमी थी। अगर शियांग ने अपनी एक फिंगर भी मूव की तो उसकी सोड एनर्जी इस बंदे के एकदम महीन से टुकड़े कर देगी। इसलिए फाइनली मास्टर जिंगमिंग अपने डिसाइपल को बचा लेता है। साथ ही साथ फूजिन ने भी शियांग के सामने हार मान ली। इधर एल्डर पैट्रियार्क को याद दिला रहे थे कि बस 2 ही महीनों में आप रिटायर्ड हो जाओगे, तो आप सिर्फ इन 2 महीनों में बगावत को कैसे रोक सकते। तो पैट्रियार्क कहते कोई बात नहीं, ये काम मैं किसी और से करवा लूंगा। वैसे भी मेरे यहाँ से जाने के बाद कोई तो होना चाहिए जो कि हमारे किन्मो का ख्याल रख पाए। इधर पैट्रियार्क के डिमोनिक हैंड ने किन्मो को उनसे काफी दूर लाकर पटक दिया था। हुलिंग कहती सर अब बताए कि हम उस हरे बैल को कैप्चर कैसे करेंगे। जिस पर किन्मो कह रहा था देख मेरी जान, 1-on-1 में उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बैल मेरी चटनी बना देगा। मगर तुम्हें ग्रैंडपा मास्क का लेसन याद है ना, अगर तुम अपने दुश्मन को हरा नहीं पाओ तो उसे सीधा पॉइजन दे दो। जिस पर हुलिंग कह रही थी बाप रे आप तो दोबारा से उस बैल से भिड़ने जा रहे, मुझे तो उसका नाम लेते ही डर लगता। तभी किन्मो से बताने लगा कि हमें उस ड्रैगन किलिन के सलाइवा की जरूरत है, उसका यूज करके मैं अपने सभी एल्डर्स के बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीअटैच कर सकता हूँ। जिसके बाद किन्मो कुछ हर्ब्स लेकर फिजिशियल हॉल की तरफ रवाना हो गया। हुलिंग उससे पूछ रही थी कि क्या आपको पूरा यकीन है इस दवा से वो ग्रीनॉक्स बेहोश हो जाएगा। जिस पर किन्मो कह रहा था हाँ बिल्कुल, इसे हार्ट लॉस इंसेंस भी कहा जाता है। ये एक तरह का नंबिंग करने वाला ड्रग है। एक बार ग्रैंडपा मास ने फ्लर ड्रैगन को बेहोश करने के लिए इसका यूज किया था, मगर इसे बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा स्पेशल अल्केमी फर्नेस की जरूरत पड़ेगी। तो अब किन्मो इंपीरियल फिजिशियन के पास पहुंच गया। वो मास्टर तो किन्मो को देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। किन्मो से बता रहा था कि मैं आपकी सील्ड फर्नेस का यूज करना चाहता हूँ, तो उस एल्डर ने तुरंत ही इसकी इजाजत दे दी। वो कह रहे थे कि सील्ड फर्नेस 1 पीस डिजाइन है, यानी कि इसमें कोई एयर वेंट नहीं है, पूरी तरह से पैक्ड है। और किन्मो को भी ऐसी ही फर्नेस की जरूरत थी, क्योंकि जो मेडिसिन वो बनाने जा रहा था वो खुले में बनाई नहीं जा सकती, वरना तो इस मेडिसिन के बनते ही सबसे पहला तो किन्मो ही बेहोश हो जाएगा। वहीं पर एल्डर किन्मो से पूछ रहे थे कि जब आप मेडिसिन बनाओगे क्या हम सब यहाँ रुककर बस उसे देख सकते हैं। तो किन्मो ने भी इसके लिए परमिशन दे दी और अब वो सभी हर्ब्स के नाम बताकर उसे फर्नेस में ऐड करने लगा। ये सभी लोग किन्मो की हर एक एक्शन की नोट बना रहे थे और अब अपनी गजब की स्किल्स दिखाने के बाद किन्मो उस मेडिसिन को अपनी वाइटल एनर्जी का यूज करके बोतल में भर लेता है। उसने इन सभी लोगों को पीछे हटने के लिए बता दिया था और फिर हुलिंग ने तुरंत इस बोतल पर ढक्कन लगा दिया था, जिसके बाद किन्मो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके जाने के बाद ये सभी हीलर्स उसकी तारीफें कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि इस यंग मिरेकल हीलर के पास तो बहुत ही स्पेशल एबिलिटीज हैं, मगर हम देख ही नहीं पाए कि उसने एग्जैक्टली बनाया क्या था। वहीं दूसरी तरफ किन्मो अपना हार्ट लॉस इंसेंस लेकर ग्रीनॉक्स की तलाश में रवाना हो गया। जैसे उस ग्रीनॉक्स ने किन्मो को देखा वो तुरंत ही उस पर हमला करने दौड़ लगा देता है, मगर यहाँ पर किन्मो के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। इधर फर्नेस रूम में ये सभी हीलर्स किन्मो के एक्शन को रिपीट कर रहे थे। उन्होंने वो सारे हर्ब्स कोल्ड रन में डाल दिए जो कि किन्मो ने यूज किए थे और फिर देखते ही देखते उस पूरी जगह पर हार्ट लॉस इंसेंस फैलने लगा। एल्डर कह रहे थे कि अरे वाह इसकी खुशबू तो कमाल की है और फिर ये सभी लोग 1 बाय 1 बेहोश होने लगते हैं। कुछ बंदे जैसे तैसे बाहर आकर बेहोश हो गए, मगर डोर के ओपन रहने की वजह से वो स्मोक चारों ओर फैलने लगा। देखते ही देखते सभी डिसाइपल्स की बॉडीज पूरी तरह से नम हो रही थी, जिसके चलते एकेडमी में अफरा तफरी मच गई। वहीं पर एल्डर बाशन ने तुरंत ही अपने नाक को बंद कर लिया। हालांकि उनके वहां आने तक पूरी की पूरी एकेडमी नॉकडाउन हो चुकी थी। इधर एकेडमी की बेल्स बजना शुरू हो गई और वहीं दूसरी तरफ ग्रीनॉक्स किन्मो और हुलिंग को ढूंढ रहा था और तभी किन्मो उस पर एक फ्रूट फेंक के मारता है। साथ ही ग्रीनॉक्स के सामने एक पौधा बड़े जोरों से शेक करने लगा, जो देख उस ऑक्स को लग रहा था कि शायद उसका दुश्मन इसी पेड़ के पीछे छुपा होगा, तो वो बड़ी ही तेजी के साथ उस पेड़ की तरफ भागने लगा। इधर किन्मो बड़ी स्टाइल के साथ काउंटिंग किए जा रहा था, जो देखकर हुलिंग को भी मजा
मजे आने लगे। और फिर ग्रीन ऑक्स के सामने अचानक से हार्ट लॉस इंसेंस का ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते वो पावरफुल बेल वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब किन्मो ने सारे हार्ट लॉस इंसेंस को कलेक्ट कर लिया कि तभी उन्हें भी बेल्स की आवाजें सुनाई देने लगी। मगर किन्मो की तो भाई पहली प्रायोरिटी ये थी कि ग्रीन ऑक्स को तुरंत ही ड्रैगन किलन के पास ले जाना है। वो हुलिंग को बता रहा था कि अब हमें इसे रस्सी से कस के बांधना होगा ताकि ये बिल्कुल भी भागने न पाए। वहीं दूसरी तरफ एल्डर बाशान काफी ज्यादा गुस्से में थे। वो कहते कि यहाँ पर हमारा एक भी दुश्मन नजर नहीं आया, फिर ये पॉइजनस अटैक किसने किया होगा। दरअसल मास्टर बाशान पर इस पॉइजन का असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो कल्टीवेशन की सेलेस्टियल रेल्म पर है। वो कहने लगे कि हमारे न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स मारे गए और उतने में ही पैट्रियार्क का गॉड उस सारे इंसेंस को अपने अंदर कलेक्ट कर चुका। बाशान उनसे कहने लगे कि आपको आने में देर हो गई, ये बच्चे तो मर चुके हैं। जिस पर पैट्रियार्क कहते बाशान ये मरे नहीं है, इसलिए प्लीज रोना बंद करो। भले एल्डर बाशान आयरन मैन होने का दावा करते हैं मगर वो बहुत ही ज्यादा रहमदिल इंसान थे। पैट्रियार्क कहने लगे कि इंसेंस काफी स्पेशल था, ऐसी अनोखी चीज को तो बस पॉइजन किंग ही बना सकता है और मैं जानता हूँ ये कारनामा किसने किया होगा। उतने में ही उन्होंने देखा कि किन्मो ग्रीन ऑक्स को अपने कंधे पर उठा के चुपचाप से वहाँ से गुजर रहा। साथ ही किन्मो ने नोटिस किया कि ये दोनों बड़े ही गुस्से से उसे घूरे जा रहे हैं। अब ये देखते साथ ही किन्मो की फट गई। वो तुरंत ही उस बैल को फेंक कर वहाँ से भाग निकला। इधर मास्टर बाशान ने अपने बैल को पकड़ा तो वहीं पर पैट्रियार्क ने किन्मो और हुलिंग को। मास्टर बाशान तो अब किन्मो पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। कमीने, तूने मेरे मासूम बैल को बेहोश करने की जरूरत कैसे दिखाई? इसके लिए मैं तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। अब इससे पहले कि बाशान किन्मो को कूट दे पैट्रियार्क बीच में आ जाते हैं। वो उसे गुस्से में कहते जाओ जाकर कोने में खड़े हो जाओ। यहाँ पर किन्मो को बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा ट्रीट किया जा रहा था। जिसके बाद पैट्रियार्क ने उससे पूछा कि बताओ तुमने इन सभी लोगों को पॉइजन क्यों किया? तो किन्मो कह रहा था कि ग्रीन ऑक्स को तो मैंने बेहोश किया मगर इन लोगों को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और मास्टर ये कोई पॉइजन नहीं बल्कि बेहोशी का ड्रग है, थोड़ी देर बाद ही ये सभी लोग ठीक हो जाएंगे। जिस पर पैट्रियार्क गुस्से में कहने लगे कि अकेडमी में आकर तुम्हें बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने आते ही यहाँ पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तुमने स्कॉलर्स रेसिडेंस के हर एक स्कॉलर के साथ फाइट की जिससे वो पूरी जगह बर्बाद हो गई। साथ ही तुमने मास्टर लिंग्यून पर इतने जोर से हमला किया कि वो बेचारा एम्परर के सामने जाकर पटक गया। उसके बाद तुमने मास्टर बाशान के मासूम बैल को चुरा लिया। इतने से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा था तो तुमने इंपीरियल हीलर्स के साथ साथ पूरी अकेडमी को ही बेहोश कर दिया। सब मुझे बता दो तुम्हारा अगला प्लान क्या है? कहीं तुम पूरे कैपिटल को तो बेहोश नहीं करना चाहते ना? यहाँ पर हुलिंग को पैट्रियार्क की डांट सुनकर हंसी आ रही थी क्योंकि उसे भी पता है कि पैट्रियार्क तो बस मास्टर बाशान का दिल रखने के लिए किन्मो को चिल्ला रहे थे। इधर किन्मो बता रहा था कि सीनियर पूरी कैपिटल को अगर बेहोश करना है तो इसके लिए हमें ढेर सारा हार्ट लॉस्ट इंसेंस बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सबसे जायंट फर्नेस की जरूरत भी होगी। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क उसे आंखें दिखाने लगे। तो किन्मो कहते प्लीज शांत हो जाए। देखिए मैंने इतना इंसेंस बनाया ही नहीं था कि ये लोग बेहोश हो जाए। मगर इन दोनों को भी किन्मो की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था और उतने में उन्हें कुछ सीनियर डिसाइपल्स की आवाजें आने लगी। वो कह रहे थे कि जेनसन फूजिन को किसी ने हरा दिया है लेकिन पता नहीं ये कारनामा किसने किया होगा। इधर ये दोनों भी उम्मीद भरी नजरों से किन्मो को देखने लगे। तो किन्मो इन्हें बताने लगा कि ना बाबा ये कारनामा मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। और उतने में शियांग वहाँ पर पहुँच गई। वो किन्मो से पूछ रही थी कि क्या तुम्ही ने जेनसन को हराया? तो किन्मो इस पर ना में जवाब देते हुए कहने लगा कि जब उस जेनसन को हराया जा रहा था तब तो मैं हमारे पैट्रियार्क की डांट खाने में बिजी था। तो शियांग भी मासूम बनते हुए कहने लगी कि पता नहीं ये काम किसने किया। थोड़ी देर पहला मैं अचानक से ही बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तब पता चला कि किसी ने जेनसन को हरा दिया है। यहाँ पर किन्मो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि आखिर ये बंदी इतना झूठ क्यों बोल रही। अगर ये इंसेंस से अफेक्ट होती तो इसकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन आउट रहती मगर इसमें तो ऐसा कोई साइन नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से इसी ने जेनसन को हराया होगा लेकिन फिर ये मुझे क्रेडिट देना क्यों चाहती है? हो सकता है कि ये बस यहाँ पर शो ऑफ करने आई हो। अब किन्मो इसकी चालबाजी समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उतने में ही पैट्रियार्क ने किन्मो पर एक जोरदार फटका लगा दिया। साथ ही वो शियांग से कहते कि सी तुम काफी ज्यादा थक गई होंगी तो जाओ जाकर आराम करो। इधर किन्मो भी समझ गया था कि ये बंदी भी हमारे हेवनली डीमन सेक्ट की मेंबर है और इसे शो ऑफ करना कुछ ज्यादा ही पसंद है लगता। और उतने में इंपीरियल हीलर को होश आ गया। वो कहने लगे कि हम तो यंग मिरेकल हीलर की मेडिसिन को कॉपी कर रहे थे ना, फिर हम अचानक से बेहोश कैसे हो गए? अरे हाँ, और वो जादुई दवा कहाँ पर है? जो सुनकर ये बाशान कहने लगी कि अच्छा तो तुम हो असली कल्प्रिट। बेवकूफो, तुमने जादुई दवा बनाई थी क्या? अभी वो तो बेहोशी का ड्रग था। और फिर क्या? मास्टर बाशान की चिल्लाने की आवाज पूरे अकेडमी में गूंजने लगी। इधर पैट्रियार्क किन्मो से पूछते कि बताओ तुमने बाशान की ग्रीन ऑक्स को किडनैप
किडनैप क्यों किया? जिस पर किन्मो बता रहा था कि वो बैल हमें गार्डन से सब्जियां चुराने नहीं देता था, तो हमने भी उसे ऐसे ही मजे मजे में बेहोश कर दिया। जो सुनकर बाशान कहते अच्छा तो चलो ये बताओ फिर सब्जियां कहाँ पर हैं? तुम तो सब्जियों की बजाय मेरी जान को ही बांध कर यहाँ लाए थे। साले कमीने, अब ये मत बोलना कि तू मेरे बैल को रोस्ट करके खाने वाला था। साथ ही साथ पैट्रिया कहते बाशान अब तुम ही बताओ इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। तभी बाशान उनसे धीरे से कहने लगा कि सीनियर कहीं आपका इरादा इसे टपकाने का तो नहीं है ना? अगर ऐसी बात है तो मैं इस बच्चे को बड़ी खुशी से मार दूंगा। जिस पर पैट्रिया कहते बाशान अगर तुमने किन्मो को मार दिया तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनते साथ ही बाशान को झटका लग गया। आप पैट्रिया को से बता रहे थे कि ये बच्चा वही मिरेकल हीलर है जिसने हमारी मदर एम्प्रेस की जान बचाई, साथ ही पॉइजन किंग का डिसाइपल भी है। बाशान तो ये सब सुनकर ही समझ गए थे कि किन्मो को माफ करने में उनकी भलाई है, तो तुरंत ही अपने बैल को उठाकर वहाँ से रफा दफा हो गए। अब उनके वहाँ से जाने के बाद पैट्रिया किन्मो से कह रहे थे कि बस कुछ ही दिनों के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो प्लीज मेरी जाने तक कोई पंगे खड़े मत करना। मैं ना तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। जिस पर किन्मो कहने लगा कि मगर मुझे तो उस सलाइवा की जरूरत थी। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क ने उसे गुस्से वाला लुक दिया और फिर क्या किन्मो के मुंह की पेटी वहीं पर बंद हो गई। अब अगले सीन में हम ग्रैनी सी को देख पाते जो कि पैट्रियार्क से मिलने पहुंच गई थी। वो कहती कि इस बार किन्मो ने डाविस सन को हराया और युन शियांग ने जेनसन को। हमारे हेवनली डीमन सेक्ट के कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। अच्छा हुआ कि आपने रिजाइन किया, अब आप जल्दी से वापस जाकर किन्मो को थ्रोन पर बिठा दीजिए। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगी सी मैं जानता हूँ तुम किन्मो को बहुत ज्यादा मिस करती हो, तुम्हारा तो मुझसे मिलने का कोई इरादा नहीं था, तो क्यों ना तुम सीधे जाकर उससे ही बात कर लो। जिस पर ग्रैनी सी कहने लगी नाना वो तो आपके साथ है, इसलिए मुझे उसकी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं। तो पैट्रियार्क कहते सी मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपने इनर डीमन की वजह से किन्मो से मिलना नहीं चाहती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इनर डीमन ली टियानशिंग किन्मो पर हमला कर देगा, मगर एक बात याद रखो जल्दी मैं किन्मो की असेंशन सेरेमनी रखने वाला हूँ जिसमें ली टियानशिंग को आना ही पड़ेगा। तो ग्रैनी सी कहने लगी हाँ मैं समझ गई। अब हम ड्रैगन टेमिंग सेक्ट के जियाओ नान को देख पाते हैं जो कि अपने मास्टर को रिपोर्ट देने पहुंच चुका था। वो बताने लगा कि डाविस सेक्ट और ग्रेट थंडर साउंड स्कूल ने यांगकांग के गेट्स को ब्लॉक किया था, मगर वो दोनों भी हार के वापस चले गए। तीनों ग्रेट सेक्ट में से बस हेवनली डीमन सेक्ट ही ऐसा है जिसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जिस पर वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि मेरे ख्याल से उन्होंने ऑलरेडी अपनी चाल चल दी है। जियाओ नान तो ये सुनकर ही शॉक हो गया। वो कह रहा था कि कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि जिन डिसाइपल्स ने जेनसन और डाविस सन को हराया था वो हेवनली डीमन सेक्ट से हैं, मगर ये पॉसिबल कैसे हुआ? और फिर जियाओ नान ने अपना दिमाग लड़ाया। वो कह रहा था कि हेवनली डीमन सेक्ट और यांगकांग इनमें से एक असल में नेशन है, मगर सेक्ट का फॉर्म लेकर सबको उल्लू बना रहा, और वहीं पर दूसरा नेशन का फॉर्म ले चुका, जबकि असल में वो एक सेक्ट है। अगर इन दोनों ने अपनी फोर्सेस ज्वाइन की तो मसले हो जाएंगे। जिस पर वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि नहीं मसले नहीं, उल्टा आसानी हो जाएगी। हम बाकी के दोनों सेक्ट का कंट्रोल गेन कर सकते हैं, यानी कि डाविस सेक्ट और ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट। अब सीन शिफ्ट होकर हमें पैट्रियार्क का हॉल दिखाया गया जहाँ पर वो अपनी सभी जूनियर्स को बता रहे थे कि डाविस सेक्ट और ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट हमारे गेट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। तुम सभी को स्कॉलर्स डाविस और एक जेन डिसाइपल्स के दरमियान का गैप पता चल गया होगा। जिस पर मास्टर जियान सानशिंग कहने लगे कि हम टैलेंटेड डिसाइपल्स को नर्चर करके सभी सेक्ट को हरा सकते हैं, मगर उनके जीनियस को कैसे हराया जाए ये समझ नहीं आ रहा। जिस पर बाशान कहते कि मैं तो सबको न जाने कब से चिल्ला चिल्ला के बताता आ रहा हूँ कि हमने इन बच्चों की एबिलिटीज के हिसाब से इन्हें सिखाना चाहिए, मगर कोई मेरी बात नहीं सुनता। तुम्हें लगता है कि मैं गुस्सा करता हूँ? तुम लोग जीनियस को उसी क्लास में बिठा देते हो जहाँ पर स्लो लर्नर्स हैं, इसलिए हमने इन्हें अलग अलग करके सिखाना चाहिए ताकि स्लो लर्नर्स की वजह से हमारी जीनियस का वक्त जाया ना हो। जिस पर पैट्रियार्क कहते बाशान कुछ सालों पहले तुमने स्कॉलर रेसिडेंस से एक स्कॉलर को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाया था, तो बताओ उसकी प्रोग्रेस कैसी रही? जिस पर बाशान बता रहे थे कि शेन वानियन तो काफी अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है, वो कई दिनों तक स्कॉलर रेसिडेंस का सीनियर ब्रदर भी था, और इसी से ये साबित होता है कि हमने 1-on-1 ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। ये चीज ग्रुप लेसन्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा इफेक्टिव होगी। जो सुनकर पैट्रियार्क कह रहे थे कि इन कुछ सालों में हमारे न जाने कितने ही सारे टैलेंटेड डिसाइपल
पीछे रह गए। ये तो अच्छा हुआ कि उन सेक्ट्स ने हमारे गेट को ब्लॉक किया था, वरना हमें तो फिर हमारी कमजोरियों का कभी पता नहीं चलता। वैसे मैं तो अब रिजाइन करने वाला हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं बाशान पर सौंपना चाहूँगा। आज के बाद हमारी जीनियस को नर्चर करना तुम्हारा काम है। मैंने इस बारे में हमारे एम्परर से भी बात की और उन्हें भी मेरा ये सुझाव काफी ज्यादा पसंद आया। अब हम इंपीरियल एकेडमी के कुछ टैलेंटेड डिसाइपल्स को सिलेक्ट करेंगे। उन्हें इंपीरियल वाइजर के टाइटल से जाना जाएगा और तो और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के लिए उन्हें तुम्हारे हवाले किया जाएगा। तुम्हें उनकी काबिलियत को पहचान कर जो भी उनकी रियल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उन्हें आगे प्रोग्रेस करवानी होगी। सेम यही आइडिया बाद में हम एलिमेंट्री और प्राइमरी पर भी अप्लाई करेंगे। हमारे पास फिर ढेर सारे जीनियस होंगे। फिर तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी इंपीरियल एकेडमी सभी सेक्ट को सरपास कर जाएगी। उतने में बाशन उनसे पूछते कि बताए फिर आपने कौन से बंदे को स्कॉलर वाइजर का टाइटल दिया है। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि मैंने जिसे चुना है उस बच्चे के साथ तुम्हारा पहले भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड था। अब ये सुनकर ही बाशन थोड़ा सा परेशान हो गए और बाद में उन्हें पता चला कि ये बंदा तो किन्मू है। किन्मू को देखकर बाशन सोचने लगे कि आखिर पैट्रियार्क ने इस आउटकास्ट पर भरोसा कैसे कर लिया। जब बाशन किन्मू से मिलने गए सबसे पहले तो किन्मू की हैंड राइटिंग को चेक करते हैं, जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई थी। जिसके बाद वो किन्मू को बताने लगे कि पैट्रियार्क ने अब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है, इसलिए आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे ताकि तुम आइंदा से कोई शरारत ना कर सको। वहीं पर ग्रीनॉक्स तो किन्मू से काफी ज्यादा डरा हुआ था, तो किन्मू से कहता है कि सबसे पहले तुमने ही मुझ पर हमला किया था और उसके बदले में मैंने बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें नॉकआउट कर दिया। अगर मैं चाहता तो तुम्हें बड़ी बुरी तरह से पीट सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो तुझे मेरी जैसा रहमदिल बंदा नहीं मिलने वाला। जो सुनकर बाशान किन्मू से कहने लगे कि रहमदिल वर्ड से ही तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। इधर हुलिंग लोगों से पैसों की वसूली करने में बिजी थी। किन्मू ने जिन भी यंग मास्टर को कूटा था उनके सर्वेंट ढेर सारा पैसा देकर वो सारा सामान वापस से खरीद रहे थे और उतने में बाशान हुलिंग पर चिल्लाने लगते हैं। वो कह रहे थे कि तुम चूना लगाने में माहिर हो, तुम शक्ल से बस भोली दिखती हो लेकिन काफी ज्यादा खुखार हो। जिस पर हुलिंग कह रही थी कि ये चूने वाले पैसे बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो मेरे मास्टर की खून पसीने की कमाई है। उन सभी कल्टीवेटर्स को मेरे मास्टर ने हरा दिया था। तभी किन्मू कहने लगा हुलिंग हमने अब ये धंधा बंद कर देना चाहिए। दरअसल लोगों से पैसे लूटना बड़ी ही बुरी बात है, लेकिन वो उसे धीरे से ये भी बता रहा था कि अगली बार हम ट्रेजर या कपड़े नहीं चुराएंगे, बल्कि सीधे उनके पैसे ही गायब कर देंगे। उनकी बातें सुनकर बाशान परेशान होकर कह रहे थे कि ये बंदा और उसकी ये फॉक्सी दोनों भी बड़े वाले हरामी हैं। मेरे ख्याल से इस किन्मू का मास्टर इससे भी बड़ा वाला कमीना होगा। अरे अब मास्टर बाशान ग्रीनॉक्स को सारे पैसे देकर बढ़िया सी वाइन लाने के लिए बता देते हैं। वाइन का नाम सुनते ही हुलिंग अपनी जानी दुश्मन ग्रीनॉक्स के साथ रवाना हो गई। इधर बाशान तो अभी भी यही सोच रहे थे कि उस बुढ़े पैट्रियार्क को इस बंदे में ऐसा क्या नजर आ गया तो इसे मेरा ही डिसाइपल बना दिया। साथियों किन्मू से भी पूछ रहे थे कि क्या तुम्ही ने डाविस सन और जेनसन को हराया था। जिस पर किन्मू बताता है कि डाविस को मैंने हराया, लेकिन जेनसन को भगाने वाला मैं नहीं था। तभी मास्टर बाशान कहने लगे कि तुमने तो हाल ही में अपनी वाइटल एनर्जी ट्रेल को स्प्लिट करना सीखा था, तो फिर तुम मास्टर लिंगी उनको कैसे हरा पाए, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जिस पर किन्मू बताता है कि मैंने तो बस सोर्ड थ्रस्ट का यूज किया था और वो हार गए, लेकिन बाशान को तो उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहते कि चल बच्चे मैं अपनी डिवाइन ट्रेजरीज को सील करता हूँ, ये लकड़ी ले और मुझ पर अटैक कर। तो किन्मू ने बिना वक्त जाया करे अपने एक ही थ्रस्ट में उन्हें उड़ाकर सीधे दीवार में घुसा दिया। ओके तय सीनियर ये देखिए इसी तरह से मैंने उन्हें भी हरा दिया था। उसके मूव देखकर ही बाशान खुश होते हुए कहने लगे कि बच्चे पहले तो मुझे ये लग रहा था कि तू रिश्वत खिलाकर यहाँ आया है, मगर मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर हो चुकी। अगर लिंगी उनकी जगह मैं भी होता तो शायद तेरे अटैक को डिफेंड ना कर पाता, मगर तुम्हारी ये टेक्निक इनकम्प्लीट है और तुम्हारी लेफ्ट शोल्डर पर भी इसका असर नजर आ रहा। चलो जल्दी से मुझे अपनी मूव शो करो। तो किन्मू उनके सामने अपनी स्वॉर्ड चलाने लगा। जोदे को कहते हैं कि बच्चे तेरी मूव तो कमाल की है, यानी कि तेरा मास्टर भी गजब का होगा। मेरे भी मास्टर बड़े ही डैशिंग थे, मगर कई सालों से मैं उनसे मिल नहीं पाया। कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा लगा कि मैंने उन्हें कहीं पर देख लिया। पहला तो मुझे ये लग रहा था कि उनकी मौत हो गई और मैं काफी लंबे अरसे तक उनके गम में डूबा रहा, और फिर अचानक से कुछ दिनों पहले वो मुझे नजर आए। उनकी लोअर हाफ बॉडी मिसिंग थी, मगर फिर भी वो ऐसे भाग रहे थे कि हमारे जैसे दो पैरों वाले कल्टीवेटर्स को भी पीछे छोड़ दे। मैंने काफी देर तक उनका पीछा किया, मगर फिर भी उन्हें कैच नहीं कर पाया। इधर किन्मू लोअर बॉडी मिसिंग के बारे में सुनकर ही चौंक गया था और सोच में पड़ गया कि कहीं मास्टर बाशान ग्रैंडपा बुचर की तो बात नहीं कर रहे। इधर बाशान बता रहे थे कि मैं अपने मास्टर के पीछे भागते भागते एक अंधे आदमी से टकरा गया और फिर उस अंधे आदमी ने मुझे बहुत मारा। वो पूछ रहा था कि मैं
मैं अपने मास्टर का पीछा क्यों कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, उस अंधे ने तो मुझे जबरदस्ती कविता पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। किन्मो ये सुनकर सोचने लगा कि शायद ये ग्रैंडपा ब्लाइंड का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी शेरो शायरी और कविताओं का काफी ज्यादा शौक है। मगर ये दोनों ग्रेट डाचू से यहाँ कब आए होंगे। इधर बाशान कहते हैं कि मैं जब तक कविता सुना रहा था तब तक मेरे मास्टर गायब हो गए। उस अंधे की वजह से मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तभी किन्मो उनसे पूछने लगा कि क्या वो अंधा बंदा भी आपके मास्टर के पीछे गया था। जो सुनकर बाशान कहने लगे, बच्चे तो रुक क्यों गया, चल जल्दी से मुझे अपनी स्वॉर्ड मूव शो कर, मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। तो किन्मो ने तुरंत ही ग्रैंडपा बूचर के ब्लेड्स को बाहर निकाल लिया। उन्होंने किन्मो को जो मूव सिखाई थी वो बाशान को दिखाना शुरू कर दी। वहीं पर बाशान को तो किन्मो में अपने मास्टर की झलक नजर आ रही थी, तो उन्होंने भी अपने रिक्लाइनिंग मून ब्लेड के साथ ग्रैंडपा बूचर ने सिखाई हुई टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ वो ग्रैंडपा बूचर का कारनामा भी दोहरा रहे थे और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। उनकी कहानी की कुछ लाइंस को किन्मो भी पूरा कर रहा था और इन दोनों ने अपने अपने स्लैशेस रिलीज करते हुए आसमान को भी चीर दिया। साथ ही उन्हें पता चल चुका है कि ये दोनों एक ही मास्टर्स के डिसाइपल थे। मास्टर बाशान सीनियर और किन्मो उनका जूनियर ब्रदर। किन्मो उनसे कहने लगा कि आप भी ग्रैंडपा बूचर के डिसाइपल हो, तो आपको भी उनकी पिक स्लिंग ब्लेड टेक्निक पता होगी। आप पिक स्लिंग का नाम सुनते ही उनके हलक से वाइन ही वापस आ गई। वो कह रही थी, बच्चे वो पिक स्लिंग नहीं होती बल्कि उसे 8 सेलेस्टियल ब्लेड टेक्निक कहा जाता है। इस मूव को ये नाम हमारे मास्टर के नाम से ही डेडिकेट किया गया। जो सुनकर ही किन्मो हैरान था। वो कहता है, मुझे पता ही नहीं था कि ग्रैंडपा बूचर को सेलेस्टियल ब्लेड कहा जाता है। उतने में ही मास्टर बाशान उसे बताने लगे कि हमारे मास्टर का एक दुश्मन है जो कि लोगों का सिर्फ नाम यूज करके भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए मास्टर ने अपना नाम कभी किसी के सामने रिवील नहीं किया। जो सुनकर किन्मो सोच रहा था कि जादूगर तो वाकई पावरफुल होगा, क्योंकि उसी की वजह से ग्रैंडपा बूचर इतने सालों से डाचू में छुप के रहते आ रहे। और तभी बाशान अपने मास्टर की खैरियत पूछने लगे, जिस पर किन्मो कहने लगा कि वो तो बिल्कुल ठीक है। तभी मास्टर बाशान उससे कहने लगे कि तुम पॉइजन किंग के भी डिसाइपल हो। अगर हमें अपने मास्टर की लोअर बॉडी मिल गई तो क्या तुम उसे दोबारा से उनकी बॉडी में अटैच कर पाओगे। जिस पर किन्मो कह रहा था, हाँ बिल्कुल, ये तो मैं कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे ड्रैगन किलिन के सलाइवा की जरूरत पड़ेगी। उस सलाइवा में ऐसी पावर है जो फ्लेश को रिग्रो कर सकती, लेकिन जब तक मैं आपके ग्रीन ऑक्स को उसके हवाले ना करूँ वो मुझे अपनी सलाइवा नहीं देगा। अब यहाँ पर मास्टर बाशान को सारी कहानी समझ आ गई। वो कहते हैं कि शायद इसी वजह से किन्मो ने मेरे ग्रीन ऑक्स को किडनैप किया था ताकि वो ड्रैगन किलिन से उसकी सलाइवा हासिल कर पाए। इधर बेचारे ग्रीन ऑक्स को भी अब छींके आने लगी। वो समझ गया कि कोई उसे गलत इरादों से याद कर रहा। वहीं दूसरी तरफ किन्मो उनसे पूछ रहा था कि बड़े भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारे मास्टर की लोअर बॉडी कहाँ पर होगी। तो बाशान बताने लगे कि 200 सालों पहले उन्होंने गॉड्स के साथ फाइट की थी, तो गॉड्स ने उन्हें 2 हिस्सों में काट दिया और इसी चक्कर में उनका लोअर हाफ एक डिसाइपल के हाथ लगा। तो मैंने उस बंदे को ट्रैक डाउन किया और अब वक्त आ चुका है कि हम अपने मास्टर की लोअर हाफ को रिक्लेम करें। अभी लोग ऐसी सारी प्लानिंग बना रहे थे कि उतने में वहाँ पर इंपीरियल पैगाम पहुँच गया। इस इंपीरियल पैगाम में एम्परर ने बताया था कि किन्मो के पास एक्सेप्शनल टैलेंट है, जिसके चलते उसे इंपीरियल वाइजर के टाइटल से नवाजा गया। साथ ही साथ किन्मो को 6ठी ग्रेड की रैंकिंग भी बहाल की गई, यानी कि वो टियानलू टावर के 3rd फ्लोर को भी एक्सेस कर पाएगा। ये सुनकर ही होंग और मोंग शियू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वहीं पर बस वेयोंग ऐसा बंदा था कि जो अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा खुश है। साथ ही मास्टर बाशान भी किन्मो को बता रहे थे कि तुम हमारे एकेडमी के पहले इंपीरियल वाइजर हो, तुम पर ढेर सारी जिम्मेदारी और उम्मीदें टिकी हैं। तभी बाशान ने नोटिस किया कि वहाँ मौजूद डिसाइपल्स को किन्मो से जेलसी फील हो रही, तो जानबूझकर किन्मो की और भी ज्यादा तारीफें करने लगे। वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम्हें नई नई स्किल सिखाऊंगा। हालांकि किन्मो का मानना था कि इस तरह से तो सारा नॉलेज सिर्फ उसे मिलेगा, फिर बाकी के कल्टीवेटर्स तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो बाशान कहते हैं कि ये हमारे एम्परर और पैट्रियार्क का फैसला है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। जो सुनते साथ ही बाकी के सभी डिसाइपल्स चिल्लाने लगे। वो कह रहे थे कि किन्मो तो एक आउटकास्ट है, आप इस वाइजर की पोजीशन उसे नहीं दे सकते। जिस पर बाशान ने भी अनाउंस किया कि तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, किन्मो को हरा दो और उसकी पोजीशन तुम्हारी हो जाएगी। तो अब किन्मो ने अपने ओपोनेंट्स का मुकाबला करना शुरू कर दिया। वो बड़ी ही तेजी के साथ उनकी धुलाई कर रहा था। जो भी इंपीरियल स्क्रॉल उसके हाथ से छीन पाएगा वाइजर की पोजीशन उसे मिलेगी। मगर वहाँ पर तो बस धनाधन धुलाई होने लगी। इधर वेयोंग तो अपने दोस्त को चैलेंज भी नहीं करने वाला था, मगर मास्टर बाशान उसे जानबूझकर मार खाने के लिए भेज देते हैं। तो वेयोंग को कूटने के बाद किन्मो ने किन्यून को भी हरा दिया, जिसके बाद होंग और उसका गुलाम मिलकर उसके साथ फाइट करने लगे। मगर किन्मो अनस्टॉपेबल था। वो अपनी वाइटल एनर्जी से एक
स्पीयर बनाकर इन लोगों को हरा देता है। इतना ही नहीं, उसने एक बार फिर से शियू के कपड़े फाड़ दिए। वहीं पर वे योंग भी मास्टर बाशान के डर से उसके साथ फाइट करने लगा। यहाँ पर किन्मो उस पर पावरफुल हमला बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो नहीं चाहता कि उसका इकलौता दोस्त उससे नाराज हो जाए। इधर प्रिंसेस यूजी और उसका भाई यूशु दूर से इस मुकाबले को देख रहे थे। यूशु ने नोटिस किया कि उसकी सिस्टर किन्मो को पसंद करने लगी है, इसलिए वो यूजी को बताने लगा कि किन्मो चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो है तो ग्रेट डाचू का आउटकास्ट। ये बंदा हमारे यांगकांग का सिटीजन नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो, वरना लोग तुम्हारे बारे में बेकार की बातें बनाएंगे। हालांकि यूजी उसकी एक नहीं सुनती। वो कहने लगी कि ट्रू हीरोज को उनकी ओरिजिन से जज नहीं किया जा सकता। किन्मो इंपीरियल प्रोटेजी है, साथ ही साथ वो हमारा फर्स्ट इंपीरियल वाइजर भी बना, और ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होगा। मगर यहाँ पर यूशु के लिए किन्मो एक बहुत बड़ी थ्रेट बन चुका था। इधर किन्मो ने सभी डिसाइपल्स को हरा दिया। यहाँ पर शेन वायुन भी उसका मुकाबला करने की फिराक में था, लेकिन उसका मास्टर बाशान कहने लगा कि तुम उसे हरा नहीं पाओगे, अपनी इज्जत बचा के चुपचाप बस तमाशा देखो। अब सभी डिसाइपल अपने हाथ पांव तोड़ने के बाद जब वहाँ से चले गए, तब मास्टर बाशान शेन को बताते हैं कि किन्मो और मैं हम दोनों भी एक ही मास्टर के डिसाइपल हैं। ये बात पहले मुझे पता नहीं थी, लेकिन आज पता चला कि किन्मो तो मेरा जूनियर ब्रदर है, तो तुम भी आज के बाद किन्मो को अंकल मास्टर बुलाओगे। साथ ही साथ वो किन्मो से भी कह रहे थे कि आज के बाद तुम्हें शेन को सीनियर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, इसे तुम अपना भतीजा बुला सकते हो। मेरे ख्याल से नेफ्यू शेन एकदम सही रहेगा। यहाँ पर शेन को तो किन्मो पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मास्टर बाशान के सामने उसे खामोश रहना पड़ा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।